Hello friends, good morning. Good morning to all of you. Good morning Ashish. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। कल अपन पढ़ रहे थे सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर में आपको पढ़ा रहा था और सीरीज इन्वर्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ। सीरीज इन्वर्टर में मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था उसके अंदर सीरीज इन्वर्टर में मैंने बोला था थायरिस्टर T1 है T2 है। ये आपका लोड है, मैंने यहाँ पर डेरिवेशन कराया था। करंट I नोट T इक्वल टू क्या आया था, VS डिवाइड बाय ओमेगा R इंटू एल e टू द पावर माइनस R अपॉन 2L इंटू टी और साइन ओमेगा टी। तो यहाँ तक मैं आपको डेरिवेशन करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको डेरिवेशन कंप्लीट करवा दिया है। और मैंने यहाँ पर बोला था कि ये सीरीज इन्वर्टर ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अंडर डैम्प्ड केस के लिए। अंडर डैम्प्ड केस के लिए। वैसे यहाँ से गेट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, गेट में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन क्या पता एग्जाम में वो पूछ भी सकता है यहाँ से, ठीक है। तो समझना। अब इसके आगे अपन डेरिवेशन करते हैं। तो जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कल क्लास के अंदर, तो वहां पर एक टर्म आ रही थी आई एस इक्वल टू आ रहा था आपके पास में, आई एस इक्वल टू आ रहा था VS सी इंटू वी एस डिवाइड बाय क्या था आपके पास में, और यहां से आपने एल भी कॉमन ले लिया था। चलो ठीक है, VS डिवाइड बाय एल 1/s² प्लस R/L इंटू एस प्लस 1/LC। ये टर्म्स आ रही थी। फिर इस टर्म को मैंने क्या किया था, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में मैंने पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैं फिर से कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये मेरे पास में एक इक्वेशन आई थी करंट I नॉट एस की वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास में क्या था, I नॉट एस आया था। अब आपने पढ़ा होगा ये मेरे पास में क्या सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा कि ट्रांसफर फंक्शन सी एस डिवाइड बाय आर एस इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जीटा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है। यहां से अगर मैं बोलूं ये भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, इसको कंपेयर कर लेता हूं इसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम से। तो यहां से क्या आएगा बताओ, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आ रहा है मेरे पास में R/L, और यहां से ओमेगा एन की वैल्यू आ रही है 1/√LC। 1/√LC। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो यहाँ पर। तो ये ओमेगा एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है 1/√LC, और इक्वल टू क्या है R डिवाइड बाय L। तो यहां से एक काम करो, इक्वल टू है R डिवाइड बाय L। तो यहां से रूट एल से रूट एल कैंसिल कर लो, रूट सी को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 का इधर डिवाइड करो, तो ये जीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 R√C/L। ये डेरिवेशन आपके लिए कोई नया डेरिवेशन नहीं है, ये आपने नेटवर्क में भी किया होगा, कंट्रोल सिस्टम में भी किया होगा। ये पूरा डेरिवेशन आपने कहा किया हुआ है, नेटवर्क एंड कंट्रोल सिस्टम सभी में किया हुआ है आपने डेरिवेशन, ठीक है समझना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास में क्या है, जीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 R√C/L। मैंने क्या बोला था कि ये सीरीज इन्वर्टर किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आपका अंडर डैम्प्ड केस के लिए। तो आपको पता होगा अंडर डैम्प्ड केस के लिए जीटा इक्वल टू क्या होगा 4, अंडर डैम्प्ड केस के लिए क्या होगा 4, अंडर डैम्प्ड केस के लिए क्या होगा बताओ। तो अंडर डैम्प्ड केस के लिए जीटा की वैल्यू होगी आपके पास में <1, और जीटा की जो वैल्यू है मैं पुट कर देता हूँ 1/2 √R/C/L <1। आप स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा R² डिवाइड बाय 4 और C/L <1 होगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, C का डिवाइड कर दो, तो यहां से R² क्या आएगा आपके पास में <4L/C। यानी अगर आपके पास में R² की R² की वैल्यू अगर आपके पास में <है 4L/C से, तो आपका सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड केस होगा। क्या होगा आपके पास में, मतलब सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा। तो R² की वैल्यू क्या होगा 4L/C आएगी, तो आपका सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा। अब देखो, इस चीज को आपको यहां से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल सिस्टम में नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हो। कैसे, तो देखो नेटवर्क में आपको क्या करता होगा, आपको बोलता है एक सीरीज RLC नेटवर्क है, आपसे बोलता होगा सीरीज RLC नेटवर्क है, जिसमें से आपको R की वैल्यू L की वैल्यू दे देगा,
पूछेगा बताओ सी की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, या आर की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए आपका, अगर आपको एलसी की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू पूछ लेगा कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका सिस्टम क्या हो, अंडर डैम्प्ड हो, या आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका सिस्टम क्या हो, ओवर डैम्प्ड हो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि दो पैरामीटर देने के बाद में तीसरा पैरामीटर आपसे पूछ सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको बोल देगा क्वेश्चन के अंदर नेटवर्क में आर दे देगा आपको, एल दे देगा, सी आपसे पूछ लेगा और आपसे बोला जाएगा कि सी की वैल्यू क्या हो जिसके लिए क्या होगा सीरीज आरएलसी नेटवर्क की जो आपके पास में क्या होगा रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, या फिर पोल्स क्या होंगे आपके पास में, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, इसके रूट्स या फिर पोल्स आपके बोल सकते हो रियल और इक्वल होंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। या फिर रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी, या इन दोनों में दो वैल्यू देकर एक वैल्यू पूछ लेगा। या फिर आपके पास में क्या हो रूट्स रियल और अनइक्वल हो, तो उसके लिए क्या होगा, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम में। अरे पढ़ा है ना सब कुछ, जल्दी से बताओ, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है सब कुछ, जल्दी से बताओ, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है आपने ये, तो जल्दी से बताओ। अंडर डैम्प्ड केस के लिए, ये किसके लिए लिखा हुआ है मैंने, अंडर डैम्प्ड केस के लिए। अंडर डैम्प्ड केस के लिए जल्दी से बताओ, रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, या रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, या रियल और अनइक्वल होते हैं। नेटवर्क में भी पढ़ा है, जल्दी से बताओ। अगर आपका सिस्टम कोई भी अंडर डैम्प्ड सिस्टम में, अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, या रियल और अनइक्वल होते हैं, जल्दी बताओ। क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए क्या होता है, पता होगा ना, आपने नेटवर्क कंट्रोल में पढ़ा है। तो यहां पर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अंडर डैम्प्ड के लिए। लेकिन अगर मुझे बोल दिया जाए कि क्रिटिकली डैम्प्ड है तो क्या होता है बताओ, रियल एंड इक्वल। ये किसके लिए होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए होता है। या फिर रियल एंड अनइक्वल किसके लिए होता है, रियल एंड अनइक्वल वो किसके लिए होते हैं, ओवर डैम्प्ड के लिए होते हैं, ओवर डैम्प्ड के लिए। तो देखो आप ये जब क्वेश्चन करते होंगे, हो सकता है आप शॉर्ट में करते होंगे, नहीं तो हो सकता है आप प्रोसेस से करते होंगे। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीरीज आरएलसी नेटवर्क है, और सीरीज आरएलसी नेटवर्क के अंदर आपके पास में रूट जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, रूट्स के आपके पास में या तो बोल दिया जाए रियल एंड इक्वल है, तब आपको आर और एल की वैल्यू देकर सी की वैल्यू पूछ देता है। तो आप या तो ये करते होंगे कि दोनों रूट्स निकाल लेते होंगे आरएलसी नेटवर्क के, दोनों रूट्स को जैसा बोलेगा वो रियल और इक्वल है तो आप इक्वल करके आप सॉल्यूशन कर देते हो। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे हम नेटवर्क में किया है, नहीं तो आप आंसर यहां से जल्दी भी निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो, अगर आपको ये तो पता रहेगा ना, ये पूरा वाला याद नहीं है, पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला कुछ भी याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको बताया रिंगिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रिंगिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो रिंगिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 1/LC माइनस आर अपॉन 2L का क्या होगा स्क्वायर। ये आपका रिंगिंग फ्रीक्वेंसी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ मेरे पास में क्या हो जाए, अगर मैं इस रिंगिंग फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट कर दूं, तो ये जीरो कब हो सकती है, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि 1/LC इक्वल टू क्या होना चाहिए, R डिवाइड बाय 2L का क्या होगा स्क्वायर। यानी यहां से क्या आएगा बताओ, R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4L/C। यानी जब आप क्या करोगे, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट करोगे तो आपका सिस्टम क्या आ जाएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्या आ जाएगा आपका सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड। और अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू अब यहां लेस देन करोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आप लेस देन कर देना तो वो क्या आ जाएगा, अंडर डैम्प्ड। और आर स्क्वायर की वैल्यू आप ग्रेटर देन कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ओवर डैम्प्ड सिस्टम आ जाएगा, ओवर डैम्प्ड। अब मुझे इतना पता है, मुझे एग्जाम में ऐसा बोल दिया जाए कि सीरीज आरएलसी नेटवर्क के जो दोनों रूट्स है वो रियल और क्या आपके पास में इक्वल है, या फिर बोल देगा सीरीज आरएलसी नेटवर्क का आपका सिस्टम क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, और आपको एल और सी की वैल्यू देकर आर की वैल्यू पूछेगा, तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। आपको दोनों रूट्स इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो उन क्वेश्चन को। अदरवाइज आपने नेटवर्क कंट्रोल में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो वो आपने किया ही होगा। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।
किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, सुबह में स्टार्ट करेंगे पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, इनके बाद में पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट समझना, ये मेरे पास में सीरीज इन्वर्टर है। अभी मैं क्या ये प्रोसेस कब एक्सप्लेन कर रहा था, जब आपका थायरिस्टर T1 ऑन था और T2 क्या था आपके पास में ऑफ है, और ये करंट आ रहा था। अगर मैं इस करंट की फॉर्म बनाऊं तो देखो ये क्या होगा, ये जो पहले वाले केस में, ये केस फर्स्ट था आपका, केस फर्स्ट में जो आपका करंट फ्लो हो रहा था, केस फर्स्ट में क्या था, थायरिस्टर T2 क्या था आपका ऑफ था, और करंट कहां से फ्लो हो रहा था, T1 में से। तो यहां से जो करंट आ रहा है वही थायरिस्टर का क्या होगा, एनोड करंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से थायरिस्टर T1 का एनोड करंट और आई नोड करंट दोनों इक्वल होंगे। तो क्या मैं इसी करंट को थायरिस्टर T1 का एनोड करंट भी बोल सकता हूं? और थायरिस्टर T1 का जब ये एनोड करंट होगा और मैं इसकी वेवफॉर्म बनाऊं तो बताओ इसकी वेवफॉर्म क्या आएगी, इसकी वेवफॉर्म क्या होगी। मैं इस इक्वेशन के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं तो समझना वेवफॉर्म क्या होगी। तो यहां पर अपन ड्रॉ करें अगर थायरिस्टर का एनोड करंट की वेवफॉर्म या फिर आउटपुट करंट की वेवफॉर्म, तो करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, करंट आई नोट टी, समझ लेना करंट आई नोट टी की वेवफॉर्म क्या होगी। तो यहां पर मेरे पास में करंट आई नोट टी की वेवफॉर्म ये होगी, क्योंकि करंट आई नोट टी की इक्वेशन क्या आ रही है, Vs डिवाइड बाय ओमेगा आर इंटू Vs डिवाइड बाय ओमेगा आर इंटू एल ई टू द पावर माइनस R/2L इंटू टी और इंटू साइन ओमेगा आर इंटू टी। ये करंट आई नोट टी आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या करंट आई नोट टी की वेवफॉर्म यही आएगी क्या, ये पॉइंट क्या होगा आपका ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पाई। ठीक है, ये ओमेगा अगर मैं टाइम टी में लिखूंगा, अगर मैं टाइम टी में लिख रहा हूं तो ये पॉइंट ओमेगा टी इक्वल टू पाई है। तो आपको पता है कि ये मेरे पास में ओमेगा आर इंटू टी, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू करंट आई नोट टी की वैल्यू जीरो हो रही है, यहां पर करंट आई नोट टी की वैल्यू जीरो हो रही है। तो करंट आई नोट टी जीरो कब हो सकता है, जब ओमेगा आर इंटू टी कितना हो, पाई। ओमेगा आर इंटू टी कितना हो, पाई। तो अगर मैं यहां से यहां तक अगर मैं टाइम देखूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखूंगा, पाई बाई ओमेगा आर। ये मेरे पास में क्या होगा, पाई बाई ओमेगा आर। तो आप मुझे बताओ ये जो मैंने करंट ड्रॉप किया हुआ है करंट आई नॉट टी, उसकी वेवफॉर्म यहीं तक आएगी या फिर इसका करंट है वो क्या होगा, एक्सपेन इस तरीके से वेवफॉर्म आएगी और डिकेइंग होगा। जल्दी से बताओ, इस करंट आई नॉट टी की जो मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ की है, करंट आई नॉट टी की वेवफॉर्म ये फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली, फर्स्ट या सेकंड। क्या करंट ये आपके पास में यहीं पर आकर जीरो हो जाएगा या फिर एक्सपोनेंशियली डिके होता रहेगा बाद में, जल्दी से बताओ कौन सा कैरेक्टर वेवफॉर्म कौन सी होगी इस करंट आई नॉट टी के लिए, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, बहुत सारे बोल रहे हैं सर सेकंड, सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड नहीं होगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं समझना। अगर मैं इसकी वेवफॉर्म बनाऊं तो ये होगी, लेकिन अगर मैं सर्किट के अकॉर्डिंग चेक करूं तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट के बाद में मेरा करंट कहां जा चुका है, नेगेटिव में। अरे इस पाई के बाद में करंट कहां जा रहा है, नेगेटिव में। और अभी भी कौन सा थायरिस्टर ऑन था, सिर्फ T1 ऑन है, और T1 ऑन है और अगर करंट नेगेटिव में गया तो आप मुझे बताओ यहां सर्किट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पाई के बाद में करंट नेगेटिव में जा रहा है, और ये करंट नेगेटिव में तभी हो सकता है जब करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, क्योंकि इसके बाद में पाई के बाद में करंट नेगेटिव हो चुका है ना, तो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने का मतलब क्या होगा बताओ, T1 रिवर्स बायस में कंडक्ट करें, T1 रिवर्स बायस में कंडक्ट करे, क्या थायरिस्टर T1 रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है क्या थायरिस्टर आपका T1 रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर थायरिस्टर T1 रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है तो मैं क्या बोलूंगा, फिर तो नेगेटिव में करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है T1 जब तक ऑन रहेगा
T1 ऑन रहेगा तब तक मैं क्या बोलूंगा, T1 जब तक ऑन है मैं T2 को तो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी T2 को ऑन नहीं किया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा T1 जब तक ऑन रहेगा करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा, करंट नेगेटिव में नहीं जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इसके बाद में क्या होगा, तो अगर मेरे पास में T1 को मैंने ऑन कर, जब तक मैं T2 को ऑन नहीं करूंगा नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो आपका करंट क्या हो जाएगा बताओ, ये जीरो ही रहेगा बस। अब अगर आपने T2 को ऑन नहीं किया तो करंट ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नेगेटिव में आपके पास में करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो सर्किट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये वेवफॉर्म नहीं हो सकती है। कौन सी वाली वेवफॉर्म होगी, फर्स्ट वाली वेवफॉर्म होगी, क्योंकि वहां पर थायरिस्टर होने की वजह से रिवर्स बायस में करंट नहीं जाएगा। क्लियर है पॉइंट, जल्दी बताओ क्लियर है पॉइंट, अरे क्लियर है पॉइंट, यस और नो, जल्दी से बताओ क्लियर है पॉइंट। इंडक्टर का रोल क्यों नहीं है, यहां पर आप मुझे बताओ करंट कितना हो चुका है, जीरो, करंट जीरो हो चुका है, इंडक्टर तो वैसे ही क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज। यहाँ पर करंट कितना हो चुका है, जीरो, जीरो हो गया, इसका मतलब इंडक्टर तो यहाँ पर क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज ना। डिस्चार्ज होने के बाद में तो इंडक्टर अपोज ही नहीं करता है, करंट इस तरीके से फ्लो रहा है, यहाँ पर आकर जीरो हो चुका है, तो इंडक्टर डिस्चार्ज होने के बाद में अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या बोलूंगा मैं, इस पॉइंट पर आने के बाद में करंट जीरो हो जाएगा, और ये कब तक जीरो रहेगा आगे तक, जब तक मैं किसको ऑन नहीं करूंगा, मैं T2 को ऑन नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने अभी यहां तक ओनली किसको ऑन किया था, सिर्फ थायरिस्टर T1 को ऑन किया था, यानी यहां पर कौन कंडक्ट कर रहा था, आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा था, और T1 ऑन था, तो T1 जब तक ऑन रहेगा मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास में बस करंट यहीं तक आएगा। इसका मतलब इसके बाद में करंट जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास में नेगेटिव में करंट नहीं जा सकता है। इसका मतलब अब मुझे किसको ऑन करना पड़ेगा, केस टू में, केस टू में किसको ऑन करना पड़ेगा, थायरिस्टर T2 को ऑन करना पड़ेगा। तो अपन नेक्स्ट केस टू में ऑन करते हैं थायरिस्टर T2 को, तो समझना जब थायरिस्टर T2 को ऑन करेंगे तब क्या होगा, नेक्स्ट केस टू, केस टू, ये मेरे पास में क्या है, ये थायरिस्टर T1 है, और ये क्या आपके पास में इंडक्टर, और ये कैपेसिटर, ये आपका VS वोल्टेज सोर्स, T1 T2 करंट I0 VR VC एंड VL। अब समझना, देखो जब क्या हुआ था केस फर्स्ट में, जब केस फर्स्ट में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा था, तो उस केस में क्या हो रहा था, तो केस फर्स्ट में जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, आपके पास में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। चार्ज हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, वो कितना वोल्टेज है मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कैपेसिटर कितना वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, VS वोल्टेज से। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, यहाँ पर VS वोल्टेज से। अब देखो यहां पर आप मुझे बताओ, इस वेवफॉर्म में इस पाइप पर अगर आप चेक करोगे तो पाइप पर आने के बाद में ये I0T करंट कितना है, जीरो हो चुका है। इसका मतलब है ये I0T करंट किससे आ रहा था, इस थायरिस्टर T1 से आ रहा था, और T1 में मतलब थायरिस्टर T1 का एनोड करंट कितना हो चुका है, जीरो। अगर थायरिस्टर T1 का एनोड करंट जीरो हो चुका है, इसका मतलब थायरिस्टर T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ। लेकिन क्या जिस इंस्टेंट पर थायरिस्टर T1 ऑफ होगा, क्या उसी इंस्टेंट पर मैं थायरिस्टर T2 को ऑन कर सकता हूं, क्या जिस इंस्टेंट पर थायरिस्टर T1 ऑफ होगा, क्या मैं उसी इंस्टेंट पर थायरिस्टर T2 को ऑन कर सकता हूं, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको ऑन कर दिया, ये ऑफ हुआ, और इसको मैंने ऑन कर दिया, तो क्या होगा, सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आ जाएगा, और इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये माइनस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा, और आपका SCR फिर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। यानी T1 ऑफ होते से अगर T2 को आप ऑन करते हो तो क्या होगा, सप्लाई आपके थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर देगी। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर थायरिस्टर ऑफ होते से ही सडनली फॉरवर्ड बायस हो जाए, और अगर वो रिकवर ना हो तो क्या होगा, उसके बाद में वो बिना गेट पल्स दिए ऑन हो सकता है। और अगर ये भी ऑन हो गया और इसको मैंने ऑन कर दिया तो मेरा सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जिस इंस्टेंट पर T1 ऑफ हुआ होगा उस इंस्टेंट पर मैं T2 को ऑन नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ टाइम के लिए कम्यूटेट करना पड़ेगा, कुछ कम्यूटेशन टाइम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जब ये कम्यूटेट हो जाएगा उसके बाद में जाकर मैं किसको ऑन करूंगा, T2 को। तो मुझे इसका यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, कम्यूटेशन। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो वेवफॉर्म आ रही है, आगे इतने टाइम तक मैंने T2 को ऑन नहीं किया है,
यहां तक इतने टाइम तक मैंने T2 को ऑन नहीं किया है, तो ये जो टाइम है वो किसके लिए दिया है मैंने, बताओ, कम्यूटेशन के लिए। ये टाइम मैंने किसके लिए दिया है, कम्यूटेशन के लिए, ताकि आपके एसटीआर का कम्यूटेशन हो जाए T1 का, फिर उसके बाद में जाके मैं किसको ऑन करूंगा, मैं T2 को ऑन करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर है कि T1 के ऑफ होते से ही अपन T2 को ऑन नहीं कर सकते हैं? क्लियर है पॉइंट? यस और नो? अरे क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट? नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। अब मैं बोल रहा हूं कि अब जाकर मैं किसको ऑन करूंगा, मैं अब मैं थायरिस्टर T2 को ऑन करूंगा। जब T1 का कम्यूटेशन हो चुका होगा तब जाकर मैं किसको ऑन करूंगा, थायरिस्टर T2 को। तो समझना, अब मैं बोल रहा हूं T1 कम्यूटेट हो चुका है, इसका कम्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है, ये अब कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। अब मैं किसको ऑन करूंगा बताओ, केस 2 में। तो केस 2 में मैं बोल के चल रहा हूं कि व्हेन T2 को अपन क्या देंगे, गेट पल्स, और गेट पल्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑन। और T2 अगर ऑन हो गया तो बताओ इस बार ये ऑफ है T1, तो इधर से तो करंट नहीं फ्लो होगा, अब क्या होगा बताओ, कैपेसिटर अपने प्लस से खुद करंट फ्लो करवाएगा, कैपेसिटर अपने प्लस से खुद करंट फ्लो करवाएगा। तो इस बार करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अगर मैं इस लूप में अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं तो बताओ क्या होगा, प्लस वीएल प्लस वीसी एंड प्लस वीआर इक्वल टू 0। इस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर दो तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जब मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करूंगा मैं, तब क्या होगा समझना। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर इक्वल टू 0। और VL की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो यहां से VL की वैल्यू तो क्या होगी, L इंटू डी आई नॉट बाई डी टी, प्लस VC क्या होगा 1/C इंटू आई नॉट इंटू डी टी, और VR इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इंटू आर इक्वल टू 0। और अगर आप उससे बोल दिया जाए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, देखो इंडक्टर का इनिशियली करंट तो कितना है, तो करंट आई नॉट टी कितना हो चुका था, 0। तो इसका तो कोई इनिशियल करंट नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो होगा S इंटू एल इंटू आई नॉट एस, प्लस कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना है, अब Vs से चार्ज हो चुका है। अब ये Vs से चार्ज है, तो जब यहां पर आप क्या करोगे, इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करोगे तो क्या फॉर्मेट आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना लाप्लास आपको आता होगा कि यहां से आ जाएगा आपके पास में आई नोट एस डिवाइड बाई सी एस, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, मतलब प्लस यहां से आ जाएगा Vs डिवाइड बाई एस, यहां से क्या आएगा आपके पास में Vs डिवाइड बाई एस, प्लस क्या होगा 1/CS इंटू आई नोट एस, इंटू आई नोट एस, प्लस रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो R इंटू आई नोट एस इक्वल टू 0। तो ये कैपेसिटर के लिए आपने कितनी बार नेटवर्क में लिखा होगा, लाप्लास जब इनिशियली चार्ज होता है कैपेसिटर तब अपन इस तरीके से लिख के चलते हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन इंटीग्रेशन, और आपको पता होगा वो लाप्लास का फॉर्मूला। तो यहां से काम करो, Vs डिवाइड बाय एस को इधर ले आओ और इन सभी में से आई नोट एस कॉमन ले लो। तो यहां से Vs डिवाइड बाय एस को मैं इधर ले आऊंगा, तो यहां से ये सारी टर्म उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस, यहां से क्या आएगा S इंटू एल प्लस 1/CS प्लस आर और इंटू आई नोट एस। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसके लिए तो फिर से वही इक्वेशन है जो मैंने कल सॉल्यूशन कराया था, तो इसकी इक्वेशन भी क्या आएगी, करंट आई नोट टी की वेव फॉर्म आएगी, वैल्यू आएगी माइनस Vs डिवाइड बाय ओमेगा आर इंटू एल इंटू e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2l इंटू टी इंटू साइन ओमेगा आर इंटू टी। तो ये मेरे पास में क्या होगा, करंट आई नोट टी आएगा, इसका लाप्लास मैंने कल आपको करवा दिया था, ठीक है, इसका लाप्लास मैंने करवा दिया था। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, करंट आई नोट टी की क्वेश्चन आ रही है। अब ये करंट आई नोट टी जो आ रहा है, अगर मैं इसको फॉर्म ड्रॉ करूं, इसके फॉर्म, तो देखो आगे माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, तो ये Vs डिवाइड बाय उस उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस पहले से आ रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ गया आगे, ठीक है। अगर आप इसकी फॉर्म ड्रॉ करोगे तो इसकी फॉर्म क्या होगी, तो करंट तो सेम ही है लेकिन कहां पर जा रहा है बताओ, नेगेटिव में। तो इस तरीके से आपके पास में वेवफॉर्म आएगी, और इस ये पॉइंट मेरे पास में क्या होगा, ये टाइम कितना होगा, तो ये टाइम भी कितना होगा, पाई बाई ओमेगा आर। अरे ये टाइम पाई बाई ओमेगा आर था, तो ये टाइम भी कितना होगा, पाई बाई ओमेगा आर, और यहां पर करंट 0 हो जाएगा। अब ये करंट किसके थ्रू 0 हुआ है, तो ये करंट किसके थ्रू 0 हुआ है, थायरिस्टर T2, ठीक है, यहाँ पर T2 कंडक्ट कर रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन में कौन कंडक्ट कर रहा था, थायरिस्टर T2 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और T2 में बोल रहा हूं कि यहाँ पर करंट 0 हो गया, तो मैं बोलूंगा कि थायरिस्टर T2 के थ्रू करंट 0 हो गया,
और थर्मिस्टर T2 में से अगर करंट जीरो हो जाएगा, इस सर्किट में आप चेक करोगे, अगर इसमें से करंट जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। और ये जब ऑफ होगा तो क्या इसके ऑफ होते से ही जैसे T2 ऑफ होगा उसी इंस्टेंट पर मैं T1 को ऑन कर सकता हूं क्या? जिस इंस्टेंट पर T2 ऑफ होगा उसी इंस्टेंट पर मैं T1 को ऑन कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि इसको ऑन कर दिया तो ये सप्लाई इसको फिर से फॉरवर्ड बायस कर देगी। इसका मतलब मुझे T2 के लिए भी क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कम्यूटेशन टाइम। तो समझना अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कम्यूटेशन टाइम। और कम्यूटेशन टाइम प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, समझना समझना। तो ये मेरे पास में फॉर्म आ रही है, तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेशन टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके लिए भी। तो ये मेरे पास में कम्यूटेशन टाइम होगा टीसी। ये किसके लिए होगा, तो ये T2 के लिए होगा, कम्यूटेशन सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर मैं बोलूंगा T2 रिकवर हो चुका है। अब मैं फिर से किसको ऑन कर दूंगा, T1 को, और मेरी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर मेरी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, इसके बाद में रिपीट हो जाएगी। तो देखो टोटल अगर आपसे बोल दिया जाए कि सीरीज इन्वर्टर के अंदर टोटल टाइम पीरियड कितना है आउटपुट वेवफॉर्म का, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बताओ। तो ये पाई बाई ओमेगा आर, पाई बाई ओमेगा टीसी, और टीसी यानी क्या बोलोगे, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा आर प्लस 2 टीसी। ये टोटल टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम 2 कॉमन ले लोगे, क्या आएगा, पाई बाई ओमेगा आर प्लस क्या होगा, टीसी। तो अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या लिखोगे, 1/टाइम, तो क्या लिखोगे, 1/2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा आर प्लस टीसी। आप क्या चाहोगे इस सर्किट के अंदर सीरीज इन्वर्टर में, आप क्या चाहोगे कि आपका टीसी जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर होगा, या जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा? जल्दी बताओ, टीसी की वैल्यू जितनी कम हो उतनी आपके लिए बेटर है, या टीसी जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए बेटर है? टीसी आपके पास में जितना कम होगा वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा, या टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो आपके लिए लो वैल्यू, हाई वैल्यू, लो या हाई, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। अब कम होना चाहिए दादा, क्यों? क्योंकि ये जितना कम होगा, अगर ये टीसी जीरो हो जाए, अगर ये टीसी जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, और मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगी, प्योर साइन। और आपको पता है मैं यही तो चाहता हूं, इन्वर्टर पढ़ रहा हूं, इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी टू एसी में। इसका मतलब टीसी जितना कम होगा उतना ही मेरे पास में क्या होगा, हार्मोनिक्स यहाँ पर कम होंगे, मेरी वेवफॉर्म साइन की तरफ क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि टीसी जितना कम होगा उतना मेरे लिए क्या होगा, बेटर होगा। अब टीसी जितना कम होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके लिए बेटर होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि टीसी जितना कम होगा वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। एक काम करूं मैं, इस सीरीज इन्वर्टर को ऐसी एप्लीकेशन में यूज करूं जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी हो। सीरीज इन्वर्टर को अपन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो टीसी क्या होगा मेरे पास में, कम होगा, और टीसी कम होगा तो मेरे हार्मोनिक्स कम होंगे। तो यहां से बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक ईएस में, कि किस इन्वर्टर को अपन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में कौन से इन्वर्टर को यूज करते हैं, तो क्या आंसर बोलोगे, सीरीज इन्वर्टर। तो मैंने उसके लिए डेरिवेशन कराया है पूरा, कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा, बाकी टेस्ट सीरीज में आपको रिंगिंग फ्रीक्वेंसी और वो सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दिए जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है पॉइंट? तो जल्दी से एक काम करो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी ये तो आप ले चुके हो डेरिवेशन स्क्रीनशॉट। तो ये आपका क्या था, सीरीज इन्वर्टर। ये क्या था आपका, सीरीज इन्वर्टर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका करंट सोर्स इन्वर्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका करंट सोर्स इन्वर्टर। समझना करंट सोर्स इन्वर्टर क्या होगा। तो ये आपका डायग्राम मैंने बना रखा है करंट सोर्स इन्वर्टर का। ये किसका डायग्राम है, करंट सोर्स इन्वर्टर। करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर। और ये इसका सर्किट डायग्राम होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम
एकदम सही है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में यूज करोगे तो टीसी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये आपका सर्किट डायग्राम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये करंट सोर्स इन्वर्टर है, और मैंने क्या बोला था कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट कैपेसिटेंस वेरी हाई होता है, बट करंट सोर्स इन्वर्टर का इनपुट इंडक्टेंस वेरी हाई होता है। क्यों? कि करंट सोर्स इन्वर्टर में अपन इनपुट डीसी करंट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इनपुट डीसी वोल्टेज को अपन आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले क्या यहाँ पर क्या होगा, करंट सोर्स इन्वर्टर इनपुट साइड में मैं क्या चाहता हूँ, करंट कांस्टेंट रहे, क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर पढ़ रहे हैं, इन्वर्टर डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ करंट कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बताओ? करंट को कांस्टेंट कौन रखता है? इंडक्टर। तो मैंने यहाँ पर सोर्स के सीरीज में क्या कर दिया, यहाँ पर लार्ज इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो सोर्स इंडक्टेंस होगा वो मेरे पास में क्या होना चाहिए, ये जो है इसका इंटरनल है, सोर्स का इंडक्टेंस है, तो सोर्स इंडक्टेंस मेरे पास में क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। The input inductance of current source inverter is very high. The input inductance of नहीं जो भी आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम होने का मतलब क्या हुआ, आपका टर्न ऑफ टाइम कम होगा, टर्न ऑफ टाइम कम होगा तो स्विच की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी आपकी डिवाइस जल्दी से रिकवर होगी। यानी उस डिवाइस को मैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में अगर यूज करूंगा तो डिवाइस भी क्या, डिवाइस की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसीलिए अपन बोल रहे हैं सीरीज इन्वर्टर में क्या होगा, टीसी जितना मेरे पास में कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मतलब उसको मैं इन्वर्टर को मैं हाई फ्रीक्वेंसी में यूज कर पाऊंगा। ठीक है आनंद, समझना? ये मेरे पास डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या लिख रहे थे अपन, द इनपुट इंडक्टेंस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर इज वेरी हाई, इनपुट इंडक्टेंस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर इज वेरी हाई in order to maintain in order to maintain the supply current constant, in order to maintain the supply current constant, in order to maintain the supply current constant। तो मेरा एजम्पशन से कि यहां पर जो सप्लाई में से जो करंट आ रहा होगा वो सप्लाई करंट क्या रहेगा मेरे लिए, कांस्टेंट रहेगा। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। अगर सप्लाई करंट कांस्टेंट है तो चलो अपन वेवफॉर्म ड्रॉ कर ही लेते हैं कि यहां पर मेरे पास सप्लाई करंट तो मुझे क्या एज्यूम करके चलना है, कांस्टेंट है। ठीक है, समझ लेना। ये मेरे पास में टाइम टी है, टाइम टी के रेस्पेक्ट में यहां पर अपन क्या ड्रॉ करेंगे इसके लिए, ठीक है समझना। तो यहां पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं इसके अंदर, वेवफॉर्म के अंदर, तो यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा सप्लाई करंट की वेवफॉर्म, यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा आई नोट करंट की वेवफॉर्म, यहां पर अपन ड्रॉ करेंगे वी नोट, और यहां पर अपन ड्रॉ करेंगे इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करके चल रहा हूं बताओ, इनपुट इंडक्टेंस वेरी हाई है, और इनपुट इंडक्टेंस वेरी हाई होने का मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर सप्लाई करंट तो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि मेरे पास सप्लाई करंट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये अपना एजम्पशन से सप्लाई करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब मुझे ड्रॉ करना है आउटपुट करंट वी नॉट और वी इन वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो समझना क्या होगी वेवफॉर्म। तो अपन आते हैं सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं केस फर्स्ट। हाँ तो मैंने ये लिखा है ना, करंट सोर्स इन्वर्टर में मैंने इनपुट इंडक्टेंस क्या लिखा है, हाई या लो। मैं डेफिनेशन में आपको हाई लिखाया था या लो। इनपुट इंडक्टेंस मैंने आपको इनपुट इंडक्टेंस इज वेरी हाई लिखा है ना मैंने, या लो लिखाया हुआ है, हाई लिखाया हुआ है ना।
ठीक है, इनपुट इंडक्टेंस हाई होगा। मैं बोल चुका हूं कि करंट सोर्स इन्वर्टर का इनपुट इंडक्टेंस क्या होगा मेरे पास में, हाई होगा। ठीक है, समझना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसका एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किसको ऑन करेंगे, थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन करेंगे। थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन करेंगे अपन। तो केस फर्स्ट क्या होगा, तो केस फर्स्ट होगा आपके पास में व्हेन T1 T2 इज ऑन। T1 T2 ऑन है तो T3 T4 क्यों ऑफ रहेंगे बताओ। T3 T4 क्या रहेंगे, यहाँ पर ऑफ रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर T1 ऑन है और T4 को भी ऑन कर दिया तो मेरा सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट। मैं नहीं चाहता हूं सोर्स शॉर्ट हो, तो T1 और T2 जब तक ऑन है, T3 और T4 को अपन ऑन नहीं करेंगे यहाँ पर। तो T3 T4 क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो समझना, ये मेरे पास में जो T3 T4 है, T3 और T4 है, मैंने उनको ऑफ कर दिया। तो इस बार जो करंट आएगा, सप्लाई से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो सप्लाई का करंट कहां से होकर आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सप्लाई करंट जो फ्लो होगा वो T1 देन आई नॉट देन T2 और फिर माइनस में एंटर कर जाएगा। करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, कि यहां पर जो आई नॉट करंट है और जो मेरा IS करंट है, जो सप्लाई से करंट आ रहा होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो बोल सकता हूं आई नॉट और IS दोनों क्या होगा, इक्वल। यहां पर अपन बोल सकते हैं आई नॉट इक्वल टू कितना होगा, IS। नेक्स्ट, और V नॉट इक्वल टू कितना होगा, तो ये जो प्लस है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस पे जा रहा है, और माइनस से वो कहां जा रहा है, माइनस पर। यानी V आउटपुट किसके इक्वल होगा बताओ, V इन के इक्वल होगा। V आउटपुट इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V इन के इक्वल होगा। V आउटपुट और V इन दोनों क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। तो चलो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर आई नोट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं। तो आई नोट की वेवफॉर्म क्या आ रही है बताओ इस वेवफॉर्म में। यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे, ये सर्किट डायग्राम आपके पास में यहाँ पर वेवफॉर्म में, तो यहाँ से क्या होगा, जब तक T1 T2 है, करंट आई नोट और IS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। करंट आई नोट और IS दोनों क्या इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास में क्या होगा, करंट IS आएगा। ये कब तक होगा, जब तक थायरिस्टर T1 और T2 दोनों ऑन रहेंगे। ये कब तक होगा, जब तक थायरिस्टर T1 T2 ऑन रहेंगे। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं यहाँ पर थायरिस्टर T1 T2 को मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। अब T1 T2 को यहाँ पर ऑफ क्यों कर रहा हूँ बताऊं मैं, क्योंकि अगर मैं T1 T2 को ऑफ नहीं करता हूं तो मुझे आउटपुट में करंट क्या मिलेगा, DC, जबकि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, AC। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं T1 T2 को ऑफ करूंगा और किसको ऑन करना चाहूंगा मैं, T3 एंड T4 को। तो समझना, केस सेकंड क्या होगा, केस टू क्या होगा, अपन क्या कर चुके हैं, ये मान के चलो, अभी एज्यूम करके चलो कि थायरिस्टर T1 अपन ने क्या कर दिया है, ऑफ। क्योंकि जब तक मैं इन दोनों को ऑफ नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अभी एज्यूम करके चलो ऑफ कर दिया है, कैसे ऑफ होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो T1 T2 ऑफ हो चुके हैं, मैं किसको ऑन करना चाह रहा हूँ, T3 एंड T4 को। तो समझना, अब अपन किसको ऑन कर देंगे, T3 T4 को अपन ऑन कर देंगे। और T3 T4 ऑन हो गए, गेट पल्स दूंगा तो ऑन हो गए। तो यहाँ से क्या होगा, T1 T2 ऑफ कर दिया अपन ने, और T3 T4 अगर ऑन हो गए तो करंट कहां से फ्लो होगा, इस बार करंट कहां से फ्लो होगा, T3 एंड T4 से करंट फ्लो होगा। तो इस बार करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई नोट करंट और जो सप्लाई से जो करंट आ रहा होगा, कांस्टेंट करंट, सप्लाई से जो करंट आ रहा होगा कांस्टेंट करंट, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मैं क्या बोल सकता हूं कि इस बार जो सप्लाई करंट IS इक्वल टू होगा, वो क्या होगा, माइनस आई नोट। नेक्स्ट, ये जो माइनस है वो कहां जा रहा है, प्लस पे। प्लस से वो कहां पर आ रहा है, माइनस पर। यानी V आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, माइनस V इन। V आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, माइनस V इन। तो ये मेरे पास में क्या आ रहा होगा, V आउटपुट आ रहा होगा। अब आप में से किसी को डाउट आ रहा होगा, सर आप यहां से जो वोल्टेज है डायरेक्ट सप्लाई से क्यों कंपेयर कर रहे हो, सर ये इंडक्टेंस भी तो है, इसका भी तो वोल्टेज आएगा। अरे ऐसे डाउट आ रहा होगा ना, कि सर ये जो वोल्टेज आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये तो सोर्स का वोल्टेज हो गया और साथ में इंडक्टेंस भी तो है, यानी उसका वोल्टेज भी आएगा या नहीं आएगा। अरे ऐसा डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे डाउट आ रहा होगा सर आप इससे तो कंपेयर कर नहीं रहे हो। तो समझना, मैं इसे कंपेयर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको पता है सोर्स करंट क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट करंट के लिए इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। कांस्टेंट करंट के लिए इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट। तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट मान के चल रहा हूं, तो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है, 0। इसीलिए मैं डायरेक्टली किससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं सप्लाई से कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है आनंद, एकदम सही है। ठीक है, तो समझना, चलो वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं। IS इक्वल टू कितना आ रहा है इस बार, माइनस आई नोट, और माइनस आई नोट है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये मेरे पास में माइनस आई नोट आ रहा है। और यहां पर अपने पास में कौन कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है, तो यहां पर कंडक्ट कर रहा है आपका थायरिस्टर T3 एंड T4। अब अपन फिर से किसको ऑन कर देंगे, थायरिस्टर
T1 T2 को ऑन कर देंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट। आगे का जो प्रोसेस होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट। तो मेरे पास में इस तरह की करंट आई नॉट की वेवफॉर्म आएगी, इस तरह का करंट आई नॉट फ्लो होगा। लेकिन अभी देखोगे अगर आप सर्किट में, तो मैंने क्या किया, कोई लोड तो एज्यूम ही नहीं किया कि लोड कौन सा है, यहाँ पर आर लोड है, या फिर मेरे को एज्यूम तो किया ही नहीं कौन सा कैपेसिटी लोड है या इंडक्टिव लोड है। मैंने ऐसा बोल दिया, बिना लोड एज्यूम किए मैंने बोल दिया कि यहाँ पर क्या होगा, करंट की वेवफॉर्म उस तरह से आएगी। ठीक है, बिना लोड एज्यूम किए मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि मेरे पास में क्या होगा कि लोड यहाँ पर बिना एज्यूम किए अपन ने क्या कर दिया, करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर ली। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि अब मैं लोड कंसीडर करूंगा, अभी मैं लोड कंसीडर नहीं किया तो भी करंट की फॉर्म वो आ रही है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म क्या रहेगी, रिमेन सेम, चाहे कोई सा भी लोड यूज करो। सिमिलरली करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट करंट की फॉर्म क्या रहेगी, रिमेन सेम। करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट करंट की फॉर्म क्या रहेगी, रिमेन सेम, चाहे यहाँ पर आप इंडक्टर यूज करो, मतलब यहाँ पर आप कोई सा भी लोड करो। ठीक है, कौन सा भी लोड आप यहाँ पर यूज करो तो भी क्या होगा, मेरे पास में यहाँ पर जो करंट की फॉर्म मैंने ड्रॉ की है वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में प्योरली कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर सकते हो? जल्दी बताओ, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या प्योरली कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर सकते हो आप? क्या वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, सॉरी इसमें करंट सोर्स इन्वर्टर में ना, करंट सोर्स इन्वर्टर में प्योरली कैपेसिटिव लोड यूज कर सकते हो? करंट सोर्स इन्वर्टर में प्योरली कैपेसिटिव लोड यूज कर सकते हो? प्योरली कैपेसिटिव लोड करंट सोर्स इन्वर्टर, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, समझना। करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या प्योरली इंडक्टिव लोड यूज कर सकते हैं? यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर में प्योरली इंडक्टिव लोड यूज कर सकते हैं क्या? प्योरली इंडक्टिव की बात कर रहा हूं, कैपेसिटिव की नहीं, है ना। ये करंट सोर्स इन्वर्टर है, यहाँ पर इंडक्टिव लोड आ सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इसमें से भी करंट क्या आ रहा है, लोड में से कांस्टेंट, और कांस्टेंट करंट, और अगर यहाँ इंडक्टिव लोड हुआ तो वो लोड भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। इसका मतलब आपके पूरे सोर्स को शॉर्ट कर देगा अगर इंडक्टर हुआ तो। इसका मतलब क्या हुआ, करंट सोर्स इन्वर्टर का इनपुट इंडक्टेंस तो वेरी हाई होना चाहिए, बट आउटपुट इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, लो। सिमिलरली मैंने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में बोला था कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट कैपेसिटेंस वेरी हाई होना चाहिए, बट आउटपुट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार यहाँ पर जो लोड है उसका इंडक्टेंस ज्यादा नहीं हो सकता है, और अगर इंडक्टेंस ज्यादा नहीं हो सकता है फिर तो आपको पता है आपके पावर सिस्टम का लोड तो क्या है, 80% लोड कौन सा है, इंडक्टिव है। और अगर पावर सिस्टम का 80% लोड अगर इंडक्टिव है तो क्या होगा, करंट सोर्स इन्वर्टर तो अपन यूज ही नहीं कर सकते। इसीलिए आपके घर पर जो होता है वो करंट सोर्स इन्वर्टर नहीं होता है। घर पर जो इन्वर्टर आप यूज करते हो वो करंट सोर्स इन्वर्टर नहीं होता है, क्योंकि पावर सिस्टम का जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। इसकी एप्लीकेशन कहां पर होगी, जहां पर लोड आपका कैपेसिटी होगा, जहां पर कैपेसिटी लोड होगा वहां पर अपन इसको यूज करेंगे। अपन पावर सिस्टम में करंट सोर्स इन्वर्टर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपके घर पर जो इन्वर्टर होगा वो ये नहीं होगा, अब समझना। आप मुझे बताओ, यहां पर चलो मैंने देख लिया कि इंडक्टिव लोड नहीं हो सकता है। दूसरा, आप मुझे बताओ, क्या यहां पर मैं प्योरली रजिस्टिव लोड कनेक्ट कर सकता हूं लोड के यहां पर? क्या मैं इस लोड के यहां पर, क्या मैं इस लोड के यहां पर प्योरली रजिस्टिव लोड यूज कर सकता हूं डायरेक्टली? क्या मैं यहां पर इस लोड के यहां पर मैं प्योरली रजिस्टिव लोड, मतलब डायरेक्टली यहां पर रजिस्टिव लोड कनेक्ट कर सकता हूं क्या? यहाँ रजिस्टिव लोड आ सकता है क्या? रजिस्टिव लोड कनेक्ट कर सकता हूं मैं? ठीक है, कनेक्ट तो कर सकता हूं लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा। यहां पर मैं कनेक्ट तो कर सकता हूं लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा रजिस्टिव लोड को डायरेक्टली कनेक्ट करना। क्यों प्रीफर नहीं करेंगे, उसका रीजन समझना। अगर मैं यहां पर इसको डायरेक्टली रजिस्टिव लोड कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा कि यहां पर मेरे पास में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इस थायरिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो थायरिस्टर में से करंट जो होगा इसमें से रजिस्टर में से कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट करंट आ रहा होगा तो आप मुझे बताओ इन थायरिस्टर में से ऑलवेज कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा, और कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो इनका कभी भी करंट लेस देन होल्डिंग करंट नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर थायरिस्टर है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा ना। तो ऑफ करने के लिए क्या होगा, उसका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट होना चाहिए, नहीं तो वो रिवर्स बायस होना चाहिए। तो देखो सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस ही रहेंगे सारे थायरिस्टर, ये कभी रिवर्स बायस होंगे नहीं क्योंकि डीसी सप्लाई है। करंट कांस्टेंट आ रहा है, करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताओ इनका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट भी कभी नहीं होगा, तो थायरिस्टर ऑफ नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ प्योरली रजिस्टिव लोड यूज करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास में ये थायरिस्टर ऑफ नहीं होंगे। और अब अगर मुझे इनको ऑफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके लिए
फोर्स कम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, यानी कम्यूटेशन सर्किट यूज करने पड़ेंगे। और कम्यूटेशन सर्किट बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, बल्कि होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए अगर मैं कम्यूटेशन सर्किट यूज करता हूँ तो मेरे सर्किट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ रजिस्ट्री लोड भी कनेक्ट करना प्रीफर नहीं करूंगा। और वैसे भी आपको पता है कि मैं रजिस्ट्री, अगर मेरा कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन हुई और रजिस्ट्री लोड हुआ तो मैं क्यों करंट सोर्स इन्वर्टर यूज करूंगा, मैं उसके लिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी तो यूज कर सकता हूँ ना। अरे रजिस्ट्री लोड के लिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी तो यूज कर सकते हैं ना, अपन कहाँ करंट सोर्स इन्वर्टर डायरेक्ट अपन कनेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, रजिस्ट्री लोड कनेक्ट तो करेंगे लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरे यहाँ पर क्या होगा, फोर्स कम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं फोर्स कम्यूटेशन नहीं चाहूंगा कि मेरा फोर्स कम्यूटेशन हो, इसीलिए अपन यहाँ पर रजिस्ट्री लोड भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। रजिस्ट्री लोड कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं उसका सर्किट डायग्राम बनवाऊंगा आगे, कि देखो रजिस्ट्री लोड को इस कॉन्फ़िगरेशन में अपन कनेक्ट करते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्री लोड कनेक्ट नहीं करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ, ये सारे पॉइंट क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। योगेश क्या बोल रहे हो? करते हैं, यूज करते हैं, फ्लोरोस्केन ट्यूब में यूज करते हैं, इंडक्शन हीटिंग में यूज करते हैं। योगेश साहब बोल रहे हो अपन यूज ही नहीं करते, यूज करते हैं। इंडक्शन हीटिंग और फ्लोरोस्केन ट्यूब दो जगह यूज करते हैं अपन करंट सोर्स इन्वर्टर को। इंडक्शन हीटिंग इसकी एप्लीकेशन होती है, यूज करते हैं अपन, समझना, अब समझना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली रजिस्टिव लोड भी नहीं आ सकता है, इंडक्टिव लोड भी नहीं आ सकता है, रजिस्टिव लोड भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जो अपन यूज करते हैं कभी भी करंट सोर्स इन्वर्टर को, अपन कहाँ यूज करना चाहेंगे, तो अपन इसको मैक्सिमम यूज करते हैं जहां पर आपका लोड कैपेसिटी हो। ठीक है, तो करंट सोर्स इन्वर्टर को अपन कहाँ यूज करेंगे, जहां पर आपका लोड क्या होगा, कैपेसिटिव लोड होगा। तो मैं यहाँ पर लोड मेरा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोड कौन सा है, कैपेसिटिव लोड है। तो समझ लेना, यहाँ पर लोड जो है वो कैपेसिटिव लोड है, उसके लिए मैं यूज करूंगा। तो इस सर्किट डायग्राम में भी यहाँ पर, अच्छा आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना पीछे वाले का। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से एक काम करो, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वही होगा शायद, आई थिंक इंडक्शन हीटिंग को ही बोलते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग को ही बोलते हैं क्या, देख लेना। इंडक्शन हीटिंग होती है इसकी एप्लीकेशन, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का आइडिया नहीं है मुझे, देख लेना, गूगल बाबा पे सर्च कर लेना, समझना। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेकंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। और ये वेवफॉर्म होगी, देखो करंट सोर्स इन्वर्टर से यहां से अभी तक गेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, करंट सोर्स इन्वर्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से ही आते हैं। और करंट सोर्स इन्वर्टर जो क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा भी एग्जाम में, तो किसके साथ में पूछेगा, कैपेसिटिव लोड, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली अपन कैपेसिटिव लोड में ही यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, करंट सोर्स इन्वर्टर विद प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्योरली कैपेसिटिव लोड में करंट सोर्स इन्वर्टर का क्या एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये वोल्टेज क्या है, वी नोट है, और करंट आई नोट, और यहां पर लोड होगा इस बार कैपेसिटिव लोड।
जल्दी से बताओ, अगर आपका कैपेसिटी लोड हुआ, अगर आपका कैपेसिटी लोड हुआ तो कैपेसिटी लोड में करंट आई नोट जो होगा वो वी नोट से क्या करेगा, या वी नोट आई नोट से क्या करेगा, आउटपुट का वोल्टेज वी नोट जो होगा वो करंट आई नोट से लेग करेगा या लीड करेगा? जो भी आपके पास में क्या होगा, वी नोट आई नोट से क्या करेगा, लेग करेगा या लीड करेगा? वी नोट आई नोट से बात कर रहा हूं मैं। आउटपुट वोल्ट आपको पता है कि करंट लीड करता है, वोल्टेज क्या करता है, लेग करेगा। तो वी नोट जो होगा वो करंट आई नोट से क्या करेगा, लेग करेगा। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। तो यहां पर क्या होगा बताओ, फॉर कैपेसिटी लोड में क्या हो रहा होगा, फॉर प्योरली कैपेसिटी लोड क्या होगा, फॉर प्योरली कैपेसिटी लोड, कैपेसिटी लोड में क्या हो रहा होगा, तो वी नोट क्या करेगा आपके पास में, आई नोट बाय 90 डिग्री। और 90 डिग्री से अगर लेग करेगा तो ये ओमेगा टी इक्वल टू 90 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टाइम में वेवफॉर्म बनाना चाहूं तो ओमेगा टी है, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 2 पाई बाय टाइम पीरियड टी पाई बाय 2। तो यहां से टाइम टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी बाई 4, टाइम टी इज इक्वल टू आएगा टी बाई 4। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, थायरिस्टर टी जो होगा यहाँ पर वी नोट जो है वो आई नोट से टाइम के रेस्पेक्ट में टी बाई 4 से लेग करेगा, और एंगल के रेस्पेक्ट में पाई बाय 2 से लेग करेगा। तो मैं यहाँ जो वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये टोटल टाइम टी है, ये टाइम टी बाई 2 है, और ये पॉइंट मेरे पास में क्या होगा, टी बाई 4 है, टी बाई 4 है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट से आपके पास में करंट क्या करे, वोल्टेज जो होगा वो करंट आई नोट से क्या करेगा, लेग करेगा। तो मैं अपना प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपना प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और यहां पर अपने कैपेसिटर को क्या मान के चल रहा हूं मैं, डिस्चार्ज। ये पॉइंट कौन सा है, टी बाई 4। तो टी बाई 4 पर मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज मान के चल रहा हूं, और मैं यहां से प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो समझना क्या प्रोसेस होगा। तो अपन केस फर्स्ट में सबसे पहले क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका एनालिसिस। और अपन किसको ऑन करेंगे सबसे पहले इसके अंदर, किसको ऑन करेंगे अपन, तो थायरिस्टर T1 T2 को ऑन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपन ऑलवेज पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेस जहां से भी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका थायरिस्टर क्या रहेगा, T1 ऑन रहेगा। तो समझना केस फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, तो केस फर्स्ट होगा आपका व्हेन T1 इज ऑन, व्हेन T1 इज ऑन, T1 T2 इज ऑन। ठीक है, अगर मैं T1 T2 दोनों को मैं अगर ऑन कर दूंगा तो ये T1 ऑन है, ये T2 ऑन है, और T3 T4 को उस टाइम पे अपन क्या रखेंगे, ऑफ। क्यों ऑफ रखेंगे, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तो मेरा सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट। मैं नहीं चाहूंगा सोर्स शॉर्ट होना चाहिए। T1 T2 जब तक ऑन है तो T3 T4 को अपन ऑन नहीं करेंगे, T3 T4 क्या रहेंगे यहाँ पर, ऑफ रहेंगे। तो एक काम करो, T3 T4 को आप ऑफ कर दो, और T1 T2 को मैंने क्या कर दिया, ऑन। T1 T2 ऑन है, तो यहां से सप्लाई से जो करंट आ रहा होगा वो करंट कहां से फ्लो होगा आपका, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट आई नोट और आई एस दोनों यहां पर भी इक्वल है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, T1 T2 ऑन है तब करंट आई नोट इक्वल टू कितना है, आई एस है, और आई एस को अपन क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ का V आउटपुट और इधर का V इन दोनों इक्वल है, V आउटपुट एंड V इन दोनों क्या मेरे पास में इक्वल है। और यहां से अगर मैं इस आउटपुट वोल्टेज के लिखूं तो बताओ प्योर कैपेसिटर है, और प्योर कैपेसिटर में वी नोट इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/C इंटू आई नोट इंटू डी टी। आई नोट की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से बताओ वी नोट इक्वल टू कितना आएगा, आई नोट कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, आई नोट की जगह क्या आएगा, आई एस, आई नोट की जगह पर क्या आएगा, आई एस डिवाइड बाई सी। तो यहाँ आई एस पुट करूंगा और आई एस कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, और इंटू टी प्लस के। इसका मतलब मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो करंट होगा वो y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या हो रहा है, वोल्टेज जो हो रहा होगा कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर लीनियरली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, चार्ज, और कैपेसिटर यहाँ पर क्या होगा, लीनियरली क्या होगा, चार्ज होगा। तो चलो अपन वेवफॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा इस केस में, तो करंट तो कितना आ रहा है, आईएससी आ रहा है, करंट तो कितना आ रहा है, आईएससी आ रहा है। कौन सा थायरिस्टर ऑन है, T1 T2 ऑन है, बट यहाँ पर V आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो V आउटपुट वोल्टेज यहाँ से क्या आएगा, तो लीनियरली कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, लीनियरली क्या होगा आपके पास में, चार्ज हो रहा है। इस पॉइंट पर आने के बाद में बताओ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो इतने वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर इतने वोल्टेज से क्या हो चुका होगा यहाँ पर, चार्ज। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आने के बाद में मैं इस पॉइंट पर मैं किसको ऑन करवाना चाहता हूं,
T3 T4 को। समझना, मेरे पास में T1 T2 यहाँ पर क्या हो चुका है, चार्ज। देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया तो क्या होगा इस सर्किट में, समझना करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था, करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज हो चुका है। करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर में ये प्लस और ये माइनस कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज हो चुका है। और अगर ये चार्ज है तो बताओ इसके अकॉर्डिंग यहाँ का प्लस यहाँ आ रहा होगा, ये माइनस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास में मैं क्या बोल सकता हूँ कि थायरिस्टर T3 और T4, ये प्लस यहाँ पर आएगा, ये माइनस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, ये माइनस यहाँ पर आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तब ये T3 और T4 दोनों को क्या कर देगा, फॉरवर्ड बायस। और T3 T4 को क्या कर देगा, फॉरवर्ड बायस। तो इस प्रोसेस के एंड में, ये मैंने कहा बनाया हुआ है इस कलर में, इस प्रोसेस के एंड में, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के एंड में क्या हो चुका होगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो प्लस माइनस में चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज हो चुका होगा और T3 एंड T4 यहाँ पर क्या हो चुके होंगे, फॉरवर्ड बायस। ये पहला प्रोसेस, पहले तो ये चार्ज हो रहा था जो मैंने ये प्रोसेस लिखा हुआ है, जब ये चार्ज हो चुका होगा इस पोलरिटी में T3 T4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और T3 T4 फॉरवर्ड बायस है तो मैं उनको ऑन कर सकता हूँ गेट पल्स देकर। तो अब मैं इसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर गेट पल्स दूंगा। तो समझना क्या होगा, अब अपन कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज है आपका, T1 T2 आपका ऑन है, T1 T2 आपका ऑन है, अभी ऑफ नहीं हुए, ध्यान रखना। मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि T1 T2 जब ऑन है तब कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज हो चुका है और ये पोलरिटी में चार्ज हो रहा है, तब T3 और T4 को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और मैं इनको गेट पल्स दे सकता हूं। तो मैं केस 2 में T3 T4 को यहां पर क्या दे रहा हूं, बताओ, मैं गेट पल्स। अब T1 T2 ऑफ हो गया नहीं होगा अपन बाद में देखते हैं, अभी मैं किसको बोल रहा हूँ, T3 और T4 को मैं यहाँ पर क्या दूंगा, गेट पल्स। और जैसे ही गेट पल्स दूंगा ये ऑन हो जाएंगे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। और अगर ये ऑन हो गया, अगर ये ऑन हो गया तो बताओ क्या होगा, ये जो माइनस है वो इसके थ्रू यहां पर आ जाएगा, ये प्लस यहां पर आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस यहां पर आ जाएगा और ये माइनस यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे T3 T4 को ऑन किया, आपका लोड का जितना भी वोल्टेज है, लोड के सारा का सारा वोल्टेज क्या करेगा, बताओ, आपके स्विच को क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। यानी लोड का जो वोल्टेज है वो आपके स्विच को क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। और मैंने बोला था थायरिस्टर कम्यूटेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं, तो करंट से कम्यूटेशन या फिर वोल्टेज से कम्यूटेशन। या तो मैं इनको क्या करूं, करंट लेस देन लेके आऊं या उनको रिवर्स बायस कर दूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर, रिवर्स बायस। और इसका मतलब क्या हुआ, जैसे T3 T4 ऑन होगी T1 T2 क्या हो चुके होंगे, रिवर्स बायस। लेकिन कौन रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर रिवर्स बायस कर रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ। और अगर ये ऑफ हो गए, अगर ये मेरे पास में ऑफ हो गए, तो अब बताओ कौन कौन कंडक्ट करेगा, ओनली सिर्फ T3 T4। और T3 T4 कंडक्ट करेगा तो आपका जो करंट है वो इस बार इस तरीके से फ्लो होगा, आपका करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो यहां पर आप मुझे तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई नोट करंट है और यहां से जो IS करंट आ रहा होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, आई नोट इक्वल टू क्या होगा, माइनस IS होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, आउटपुट का रेफरेंस का जो माइनस है वो इसके अकॉर्डिंग कहां जा रहा होगा, प्लस, प्लस से इधर से कहां आ रहा होगा, माइनस, यानी V आउटपुट और VS अभी क्या होगा, अपोजिट में। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से क्या आएगा, V इन इक्वल टू क्या है, माइनस V नॉट है। V इन इक्वल टू कितना है, माइनस V नॉट है। तो मैं यहां से इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं और आउटपुट का वोल्टेज अगर मैं बनाऊं, तो बताओ आउटपुट का वोल्टेज V नॉट इक्वल टू क्या होगा, वो तो 1/C इंटू आई नोट इंटू dt होगा। आई नोट की वैल्यू यहां पुट करो तो V नोट इक्वल टू आ जाएगा 1/C, आई नोट की वैल्यू आ रही है माइनस IS इंटू dt, तो ये आ जाएगा आपके पास में V नोट इक्वल टू माइनस IS डिवाइड बाय C इंटू T प्लस K। इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है, अभी भी देखो y बराबर mx प्लस सी से, और इससे पहले वाली प्रोसेस में देखोगे तो स्लोप कितना आ रहा था, IS डिवाइड बाय सी। अभी भी स्लोप क्या आ रहा है, IS डिवाइड बाय सी, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब सेम स्लोप आ रहा है बट नेगेटिव में स्लोप आ रहा है। और नेगेटिव में अगर स्लोप आ रहा है तो मैं अगर इसकी फॉर्म बनाऊंगा तो बताओ क्या होगा, नेगेटिव स्लोप तो इस तरीके से बनेगा, और नेगेटिव स्लोप की फॉर्म तो इस तरीके से बनेगी। तो स्लोप इसका क्या हो चुका है, नेगेटिव। लेकिन आपको पता सेम स्लोप से चार्ज हुआ है और सेम स्लोप से डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जितने टाइम में चार्ज हुआ होगा उतने ही टाइम में वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये T/2 है और ये क्या होगा, 3T/4। ये पॉइंट क्या होगा आपका,
3t/4। इसमें कौन ऑन है? T3 T4 ऑन है और आई नॉट इक्वल टू कितना है? -IS। जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? 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 देखो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा था, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा था और पॉजिटिव स्लोप से मैंने देखा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और जब T1 T2 ऑन है, मैं बोल रहा हूँ कि T1 T2 ऑन है और मैंने इनको गेट पल्स अभी तक नहीं दिया था, तो जब तक कैपेसिटर चार्ज ही होता रहेगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा तब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं T3 T4 को गेट पल्स देना चाहता हूँ। तो जब ये कैपेसिटर इसमें चार्ज हो चुका होगा तो T3 और T4 फॉरवर्ड बायस हो गए और मैं इनको गेट पल्स दूंगा, दोनों ऑन हो जाएंगे। तब मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर T3 T4 को मैंने गेट पल्स दिया और दोनों ऑन हो गए तो लोड का सारा वोल्टेज मेरे डिवाइस को यहाँ पर क्या कर देगा? रिवर्स बायस, तो T1 T2 ऑफ हो जाएगा। और जब मैंने सोल्व किया तो स्लोप इसका क्या आ रहा है? नेगेटिव में, और नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो क्या होगा? जितने स्लोप से गया था उतने स्लोप से नीचे आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि T/4 से T/2 में चार्ज हुआ था, T/2 से 3T/4 में क्या होगा? आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, इस पॉइंट पर आने के बाद में मेरा कैपेसिटर पूरा क्या हो चुका है? डिस्चार्ज। यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो चुका है? फुल्ली डिस्चार्ज। तो आप समझना, अब कैपेसिटर मेरे पास में फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। तो ये मेरे पास में क्या है? सोर्स इंडक्टेंस और ये आपके थायरिस्टर है। और ये मेरे पास में क्या है? लोड है कैपेसिटर। ये आउटपुट का वोल्टेज है V0, ये करंट है I0, थायरिस्टर T1 T3 T2 T4 और ये V इन वोल्टेज है। और यहां से आपका सोर्स करंट आ रहा है कांस्टेंट। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो चुका है बताओ? इस पॉइंट पर आने के बाद में डिस्चार्ज हो गया है। और अभी कौन ऑन था? T3 T4 ऑन था। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर इस प्रोसेस पे आने के बाद में क्या होगा? क्या आप T1 T2 को ऑन कर दोगे? क्या आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है और T3 T4 इससे पहले ऑन थे, क्या अब आप T1 T2 को ऑन कर दोगे? क्या आप T1 T2 को ऑन कर दोगे? क्या नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों को ऑन कर दिया और ये दोनों ऑन है और कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, तो मेरा सोर्स क्या कर देगा? शॉर्ट, क्योंकि कैपेसिटर किसी को रिवर्स बायस करेगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के पास में कोई पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मैं अब कैपेसिटर को अभी भी ऑन, मतलब सॉरी, T1 T2 को मैं अभी भी ऑन नहीं कर सकता। तो मेरे पास में क्या होगा? अभी भी कौन ऑन रहेगा? T3 एंड T4 ही ऑन रहेगा। तो नेक्स्ट केस समझना, केस थर्ड, कि अभी भी कौन ऑन रहेगा बताओ? थायरिस्टर T1 T2 ही ऑन, T3 T4 ही ऑन रहेंगे। कौन ऑन रहेंगे? T3 T4 ही ऑन रहेंगे। अभी अपन T1 T2 को ऑन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अभी मैं T1 T2 को ऑन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है कि इस केस में भी यहाँ पर कौन ऑन रहेगा? अभी भी कौन ऑन रहेगा? T3 और T4। और T3 T4 अगर ऑन है तो आप मुझे बताओ, यहां से जो करंट फ्लो होगा, यहां से जो करंट आएगा वो क्या होगा? T3 और T4 से फ्लो होगा। तो अभी भी अगर मैं चेक करूं तो बताओ, I0 और IS दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि IS इक्वल टू कितना होगा? -I0। सॉरी, I0 इक्वल टू कितना होगा? -IS। नेक्स्ट यहां पर का V0 क्या होगा? तो V0 इक्वल टू, तो आपको पता है 1/C इंटू I0 इंटू dt है। और यहां से अगर आप वैल्यू पुट करोगे 1/C और I0 की वैल्यू कितनी है? तो -IS, और यहां से क्या आएगा? -IS इंटू dt। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से V0 इक्वल टू कितना आ रहा है? -IS डिवाइड बाय C इंटू टी प्लस के। तो ये आपके पास में V0 आ रहा है कि -IS डिवाइड बाय C इंटू टी प्लस के। तो इसके अकॉर्डिंग अभी भी चेक करूंगा तो मेरा स्लोप अभी भी क्या है बताओ? सेम ही है। और सेम स्लोप है तो यहाँ पर अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे तो जिस स्लोप से आपकी वेवफॉर्म जा रही है उसी स्लोप से अभी भी नेगेटिव में जाएगी वेवफॉर्म, क्योंकि स्लोप अभी भी क्या है आपका? सेम ही है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि मेरे पास में सेम स्लोप होने की वजह से ये वेवफॉर्म रहेगी। अब बताओ,
इस पॉइंट पर जाने के बाद में अब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो चुका है, आउटपुट का वोल्टेज क्या हो चुका है, नेगेटिव। ठीक है, और आई एस इक्वल टू कितना है, सॉरी आई नॉट इक्वल टू कितना है, माइनस आई एस है। आई नॉट इक्वल टू कितना है, माइनस आई एस है। तो ये बोल दिया मेरे पास माइनस आई एस है, और यहाँ पर अभी भी कौन ऑन है, T3 T4 ऑन है, और ये मेरे पास में वोल्टेज आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर मेरा नेगेटिव में चार्ज हो चुका है, और इस पॉइंट पर आकर मैं किसको ऑन करूंगा, मैं T1 T2 को ऑन करना चाहूंगा। तो समझना लास्ट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो अब इस बार करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस में कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो चुका होगा, चार्ज। इस तरीके से करंट आ रहा है, तो कैपेसिटर प्लस माइनस में कैपेसिटर क्या हो चुका होगा, चार्ज। और ये अगर चार्ज हो गया होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आ रहा होगा, प्लस, इधर से माइनस, यहाँ से क्या आ रहा होगा, माइनस, इधर से क्या आ रहा होगा, प्लस। इसका मतलब इस प्रोसेस के एंड में क्या होगा, T1 T2 क्या हो चुके होंगे, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा बताओ, T1 T2 क्या हो चुके होंगे, फॉरवर्ड बायस। T1 T2 फॉरवर्ड बायस हो चुके होंगे, और कैपेसिटर है वो माइनस प्लस में चार्ज हो गया होगा इस बार। कैपेसिटर इस पॉजिटिव में चार्ज हुआ है क्योंकि करंट इस तरीके से आ रहा है नेगेटिव में। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गए तो मैं इन दोनों को क्या दे सकता हूं, मैं गेट पल्स दे सकता हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन। तो लास्ट प्रोसेस समझना, इसका लास्ट प्रोसेस क्या होगा, लास्ट प्रोसेस क्या होगा समझ लेना। ये मेरे पास में क्या है, सोर्स इंडक्टेंस, और ये आपके पास में क्या है, थायरिस्टर T1 T4 T3 एंड T2। और ये आपका लोड है कैपेसिटिव। ठीक है, समझना। अभी कैपेसिटर क्या हो चुका है, तो मैंने क्या बोला है, कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है, और मैं क्या करूंगा इस बार, अभी गेट पल्स दे दूंगा, किसको बताओ, T1 T2 को। तो नेक्स्ट केस 4 में क्या होगा, अब अपन यहां पर आके अपन T1 T2 को क्या दे रहे हैं, गेट पल्स, और जैसे गेट पल्स देंगे दोनों ऑन हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ऑन हो गए तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस यहाँ पर आएगा और ये प्लस यहाँ पर आएगा, इधर से ये प्लस यहाँ पर आएगा और ये माइनस यहाँ पर आएगा। तो बताओ T3 और T4 दोनों क्या हो चुके होंगे, रिवर्स बायस। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि T3 एंड T4 क्या हो चुके होंगे, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से ऑफ हो जाएंगे। तो T3 T4 अगर इस बार ऑफ हो जाएंगे तो जैसे मैं T1 T2 को ऑन करूंगा। तो आप मुझे बताओ क्या हुआ, कैपेसिटी लोड यूज करने से मुझे क्या बेनिफिट मिला, कि मुझे इन थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए अलग से कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सिग्निफिकेंस, ठीक है, समझना। यहां पर मुझे कैपेसिटी लोड यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ, तो यहां से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे थायरिस्टर के कम्यूटेशन के लिए अलग से कोई कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। जो मेरा कैपेसिटी लोड है वो खुद लोड ही मेरे थायरिस्टर को क्या कर दे रहा है, ऑफ कर दे रहा है। ठीक है, खुद लोड ही थायरिस्टर को क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है। इसका मतलब आपको अलग से कोई कम्यूटेशन सर्किट यहाँ यूज नहीं करना है। बट मैंने बोला अगर रजिस्ट्री लोड यूज करोगे तो आपको कम्यूटेशन सर्किट यूज करना पड़ेगा, इसलिए अपन मोस्टली कहां प्रीफर करते हैं इसको, जहां पर अपना लोड कैपेसिटी होता है। अब समझना, अब समझना। तो मैं बोल रहा हूँ ये T1 T2 ऑन है, तो इस बार करंट कहां से फ्लो होगा, T1 T2 से, और इस तरीके से करंट आएगा। तो बताओ यहां से जो कांस्टेंट करंट IS आ रहा होगा वो आई नोट में से जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इस बार आई नोट इक्वल टू कितना होगा, IS होगा, और V नोट इक्वल टू तो क्या है, 1/C इंटू आई नोट की जगह क्या आएगा, IS इंटू DT। तो V नोट इक्वल टू तो फिर से वही आ रहा है, आई नोट डिवाइड बाई C इंटू T प्लस K। बट इस बार स्लोप क्या हो चुका है, फिर से पॉजिटिव। इस बार स्लोप क्या हो चुका है, फिर से पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस बार मेरा स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेवफॉर्म पॉजिटिव स्लोप से क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज। तो आपके पास में ये वेवफॉर्म आएगी। और करंट क्या है बताओ, आई नोट इक्वल टू कितना है, तो वो तो ISC है। आई नोट इक्वल टू कितना है, ISC है। वो तो मैं आपको वैसे ही बोल चुका हूँ कि करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट करंट की वेवफॉर्म क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। आपको अलग से कुछ भी वेवफॉर्म ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
डिस्चार्ज कैसे हुआ? अब देखो समझ आए, एक बार बता रहा हूँ आगे। इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हो चुका होगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आके T3 T4 को ऑन नहीं करूंगा, तो अभी भी कौन ऑन रहेगा बताओ? अभी भी कौन ऑन रहेगा? T1 T2, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद में अभी भी आगे T1 T2 ऑन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने किसको किया था बताओ? कैपेसिटर डिस्चार्ज और T1 T2 को ऑन किया था। इसका मतलब है इसके आगे का प्रोसेस यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसके पीछे का प्रोसेस क्या होगा? ये वाला प्रोसेस ही होगा। ये करंट यहाँ पर आएगा, तो करंट के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया, बट आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म मेरे पास में क्या आ गई बताओ? ट्रायंगुलर। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म क्या आ गई मेरे पास में? ट्रायंगुलर। अब कोई बोल रहा है कि सर कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे हुआ, तो यहां पर आओ, देखो इस पॉइंट यहां से यहां तक में देखो, इन दोनों प्रोसेस में T/4 तक करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, पावर नेगेटिव या पॉजिटिव? पावर नेगेटिव। लोड के पास है पावर नेगेटिव होने का मतलब लोड पावर क्या करेगा? सप्लाई। तो इसके पहले वाले प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या बोल रहा हूं मैं कि कैपेसिटर अपने प्लस से करंट फ्लो करवाएगा और वो डिस्चार्ज हो रहा है और इसका वोल्टेज फाइनली जीरो हो जा रहा है। इस प्रोसेस में अगर आप चेक करोगे, इस प्रोसेस के अंदर करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, तो आपको पता है पहले वाले प्रोसेस में कैपेसिटर चार्ज हुआ था। दूसरे प्रोसेस में करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव होने का मतलब कैपेसिटर यहाँ पर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो आप वो यहाँ से वेवफॉर्म से देख सकते हो कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है? पावर के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो। अब देखो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन है? T1 T2। और मैंने आपको बताया कि जब तक T1 T2 ऑन रहेगा, T1 T2 ऑन रहेगा, इस सर्किट के अंदर आप चेक कर लो, T1 T2 ऑन रहेगा, V आउटपुट और V इन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, T1 T2 ऑन है तो V आउटपुट और V इन इक्वल होंगे, तो ये आपका V आउटपुट है। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ? इनपुट वोल्टेज भी क्या रहेगा मेरे पास में? सेम ही रहेगा। जब तक T1 T2 ऑन है, V आउटपुट और V इन दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ये V आउटपुट है और ये V इनपुट है, दोनों क्या होंगे मेरे पास में? सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अब समझना, मेरे पास में यहाँ पर क्या है, तो जैसे क्या होगा T3 T4 ऑन होंगे, तो ये V आउटपुट माइनस V इन के इक्वल होता है, तो ये V आउटपुट आ रहा है और इनपुट वोल्टेज जो होगा उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, और नेगेटिव के इक्वल होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसकी वेवफॉर्म को इन्वर्ट कर दोगे, तो इसकी वेवफॉर्म को जब मैं इन्वर्ट करूंगा तो क्या कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आएगी? क्या क्या कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आएगी? फिर से क्या होगा? ये वेवफॉर्म जो आ रही होगी आपके पास में, आगे क्या रहेगा बताओ? सेम ही रहेगा। तो फिर से मैं क्या बोलूंगा कि V आउटपुट और V इनपुट दोनों क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो इसका मतलब है इस बार आपके पास में इनपुट वोल्टेज की फॉर्म कुछ इस तरह की आएगी, इनपुट वोल्टेज की फॉर्म इस तरह की आएगी। तो आपसे बोल दिया जाए कि बताओ इनपुट वोल्टेज की फॉर्म क्या आ रही है, तो क्या बोलोगे? साटूथ वेवफॉर्म। इनपुट वोल्टेज क्या आ रहा है? V इनपुट यहां पर, तो साटूथ आ रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है? ट्रायंगुलर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इन केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर विद प्योरली कैपेसिटिव लोड, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म क्या होगी? ट्रायंगुलर। आउटपुट करंट वेवफॉर्म क्या होगी? स्क्वायर। इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म क्या होगी? साटूथ। तो ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है एग्जाम में। क्लियर है? तो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ये आपका था केस फर्स्ट। ये केस टू। नहीं, अब स्टार्ट होगा आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। अब स्टार्ट होगा आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। ये केस थर्ड।
और ये आपकी वेवफॉर्म होगी। कंप्लीट। चलिए ठीक है, तो देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी आउटपुट वोल्टेज है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, टी आउटपुट का टाइम पीरियड इतना है। लेकिन अगर मैं इनपुट की वेवफॉर्म का टाइम पीरियड चेक करूं, तो ये इनपुट की वेवफॉर्म है, तो ये इनपुट की वेवफॉर्म का टाइम पीरियड इतना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर आउटपुट की वोल्टेज की वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट की वोल्टेज के वेवफॉर्म के टाइम पीरियड के इक्वल है। तो यहां पर टी ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ इनपुट होगा, और आउटपुट है तो 1 अपॉन आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 2 अपॉन इनपुट मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। ये एक बार ईएससी का क्वेश्चन है, ईएससी में आ रखा है कि वोल्ट करंट सोर्स इन्वर्टर विद प्योरली कैपेसिटिव लोड में आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखो, फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ current source inverter with purely capacitive load, in case of current source inverter with purely capacitive load, output voltage waveform is triangular, output voltage waveform is triangular, output voltage waveform is triangular, comma, output current waveform is square, output current waveform is square, output current waveform is square, and input voltage waveform is sawtooth, input voltage waveform is sawtooth, input voltage waveform is sawtooth, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लो फिर से। कंप्लीट, कंप्लीट। तो ये आपके पास में क्या था, करंट सोर्स इन्वर्टर। आप मुझे बताओ, ये आपके पास में जो वेवफॉर्म आ रही है करंट सोर्स इन्वर्टर की, क्या ये आउटपुट करंट के फॉर्म आपको था प्योर एसी आ रही है क्या? अपन तो पढ़ के आ रहे हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या काम करता है डीसी टू एसी के अंदर, क्या ये फॉर्म प्योर एसी आ रही है क्या? क्या आउटपुट करंट के फॉर्म प्योर एसी है क्या? क्या आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म प्योर एसी है क्या? नहीं। इसका मतलब आउटपुट करंट के फॉर्म और आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म प्योर एसी नहीं है, और प्योर एसी नहीं है तो इसके अंदर क्या है, हार्मोनिक से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हार्मोनिक एनालिसिस करना पड़ेगा। आप भी बोर हो गए होंगे हार्मोनिक एनालिसिस से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपन एक और लास्ट हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे, कहां पर, फोरियर के अंदर, मतलब सर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में लास्ट होगा, उसके बाद में फोरियर एनालिसिस नहीं करेंगे। तो इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद बता सकते हो। जल्दी से बताओ, अगर मैं इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस करूं इस वेवफॉर्म का, तो जल्दी से बताओ यहां पर आईएस का फॉर्मूला क्या होगा, आई नोट का, सॉरी आई नोट का फॉर्मूला क्या होगा फोरियर सीरीज का?
फोरियर सीरीज एनालिसिस। इसका मुझे अलग से फोरियर सीरीज एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो वेवफॉर्म वैसी आ रही है जैसी मेरी सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आई थी। फुल ब्रिज में जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आई थी वो सेम ऐसी ही आ रही है। इसका मतलब है कि यहां पर अगर मुझे बोल दिया जाए आईओएन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 4 वीएस की जगह क्या होगा? आई एस डिवाइड बाई एन पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी प्लस थीटा एन। प्लस थीटा एन यहां पर नहीं आता है। थीटा एन जीरो आपको बता चुका हूं कि वहां पर भी नहीं आता था। तो ये मेरे पास में क्या होगा? आईओएन का फॉर्मूला रहेगा। तो आईओएन में यहां से निकाल सकता हूं, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे वीओएन पूछा जाए, मैं वहां पर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लिख रहा था, करंट कैसे निकाल रहा था? डिवाइड बाय इंपेडेंस से। यहाँ करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं वोल्टेज किससे निकालूंगा बताओ? वीओएन इज इक्वल टू, तो क्या करोगे? आईओएन इंटू जेड, जेड एन मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? आईओएन आपको पता है, जेड एन के लिए क्या करोगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एन और एट एन एंगल थीटा एन। तो ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 IS डिवाइड बाय एन पाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एन इंटू साइन एन ओमेगा टी प्लस थीटा एन। अभी तो कोई यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर पूछे तो आपको फॉर्मूला पता है, सेम ही है जो फुल ब्रिज के फॉर्मूले थे। बस वोल्टेज की जगह करंट कर देना और करंट की जगह वोल्टेज, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट। तो चलिए यहां तक क्या कंप्लीट है आपका? यहां तक क्या कंप्लीट है आपका? करंट सोर्स इन्वर्टर कंप्लीट है। करंट सोर्स इन्वर्टर के आपके पास में कंप्लीट है। नेक्स्ट, लास्ट जो टॉपिक होगा वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा आपका? पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। क्या होगा आपका? पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, 50% क्वेश्चन पीडब्ल्यूएम से आ रखे हैं। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर समझना। एक बार करंट सोर्स इन्वर्टर में ये क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर अपन थायरेस्टर ही क्यों यूज करते हैं। देखते हैं अमन, अभी होगा या नहीं होगा, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर भी होगा या नहीं होगा, देखते हैं। आपसे बोल दिया जाएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक बार गेट में पूछा हुआ है कि यहां पर अगर मैं थायरेस्टर के अलावा अगर मैं मॉसफेट यूज करूं, ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि थायरेस्टर के अलावा अगर मैं यहां पर मॉसफेट अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा, या थायरेस्टर ही क्यों यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि करंट सोर्स इन्वर्टर में थायरेस्टर ही क्यों यूज किया जाता है, क्यों मैं दूसरी डिवाइस यूज नहीं कर सकता। तो इसका रीजन समझ देना। जब आपको पता है प्रोसेस में एक्सप्लेन करा था, तब मैंने क्या बोला, इस थायरेस्टर T1 T2 को रिवर्स बायस कौन करेगा? आपका कैपेसिटर। यानी आपके कैपेसिटर का जितना भी सारा का सारा वोल्टेज होगा, वो सारा का सारा वोल्टेज आपकी डिवाइस को रिवर्स बायस कर रहा है। और आपको पता, अपन पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, यानी हाई वोल्टेज अगर मैं क्या कर रहा हूं, लोड के पास में हाई वोल्टेज है और वो हाई वोल्टेज मेरी डिवाइस को रिवर्स बायस कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी डिवाइस प्रीफर करनी पड़ेगी? जिसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या हो? ज्यादा हो। जिसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वही मुझे डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में पहली क्लास में कि सबसे हाईएस्ट रेटिंग किसकी होती है? एससीआर की। इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? थायरेस्टर को ही यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अदर डिवाइस यूज नहीं कर सकता हूँ। इसका भी अगर एक पॉइंट है, नोट करके लिख देना, लिख दो एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिख दो और उसका आंसर जरूर लिख देना। लिख देना, क्वेश्चन लिखना, why we have to use SCR, why we have to use SCR, why we have to use SCR, SCR in current source inverter, in current source inverter, in current source inverter। इसका आंसर लिखना, क्या आंसर होगा लिखना,
In case of current source inverter, in case of current source inverter, in case of current source inverter, the load will apply high reverse voltage. The load will apply high reverse voltage, high reverse voltage across the switching device, across the switching device, across the switching device, across the switching device. Therefore, we have to connect the device, we have to connect the device having high reverse blocking capacity, having high reverse blocking capacity, having high reverse blocking capacity. Therefore the SCR, therefore the SCR is preferred. Therefore the SCR is preferred. तो नेक्स्ट होगा आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, अच्छा बताओ, अभी अपन इतना सारा इन्वर्टर पढ़ चुके हैं, इतने इन्वर्टर पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन फिर से एक और इन्वर्टर बना रहे हैं पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। ऐसा क्यों बना रहा हूं मैं? अगर मैं कोई भी एक डिवाइस बना चुका हूं किसी काम के लिए और सेम पर्पस के लिए मैं फिर से नई डिवाइस बना रहा हूं, ऐसा क्यों? पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों डिजाइन करते हैं? पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों डिजाइन करते हैं बताओ? पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों डिजाइन करते हैं? यानी अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उन सभी इन्वर्टर में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अपने को पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर डिजाइन करना पड़ रहा है? तो आपको पता है कि मैं हर इन्वर्टर में फोरियर सीरीज एनालिसिस करवा रहा था हार्मोनिक के लिए। ठीक है, क्या कर रहे थे अपन? हार्मोनिक के लिए अपन क्या कर रहे थे? फोरियर सीरीज एनालिसिस कर रहे थे। जे पावर लॉसेज आर लेस, नहीं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अपन ये ध्यान रखना, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अपन एससीआर प्रीफर नहीं करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में एससीआर प्रीफर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। एससीआर में प्रीफर वहां नहीं करता हूं, एक मस्ट है मुझे यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर में तो यूज करना ही पड़ेगा। वहां पर मैं दूसरी डिवाइस भी यूज कर सकता हूँ, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में मैं दूसरी डिवाइस भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दूसरी डिवाइस में यूज नहीं कर सकता। यहाँ मुझे मस्ट एससीआर यूज करना पड़ेगा करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर। एक बार गेट में क्वेश्चन आया था, समझना, मैं आपको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जब पढ़ा रहा था तब मैं एक स्विच और उसके एंटी पैरेलल में डायोड, फिर से मैं एक स्विच और उसके एंटी पैरेलल में डायोड, इस तरह का मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रहा था। एक बार गेट में उसने ये क्वेश्चन पूछा, उसने बोला कि मैं मॉसफेट यहां पर क्या यूज करूं? स्विच की जगह पर, स्विच की जगह पर मैं ओनली मॉसफेट यूज करूं, ओनली मॉसफेट। अगर ओनली मॉसफेट यूज करें मतलब ये एंटी पैरेलल डायोड नहीं रहे। उसने बोला स्विच के एंटी पैरेलल में डायोड नहीं होना चाहिए, मतलब ओनली मॉसफेट अगर मैं यूज करूं तो क्या आपका सर्किट वर्क करेगा? क्या आपका सर्किट वर्क करेगा? क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर अपन स्विच, आपको पता है कि आरएल लोड जब होता है तो आरएल लोड में मेरा इंडक्टर अपोज करके डायोड को ऑन करता है, और डायोड को ऑन करेगा, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास में डायोड तो कंपलसरी चाहिए, अगर डायोड नहीं होगा तो इंडक्टर अपोज करेगा उसका, और डिस्चार्जिंग डायोड के थ्रू होता है। उसने बोला कि अगर मैं ओनली मॉसफेट यूज करूं तो क्या आपका सर्किट वर्क करेगा या नहीं करेगा? बताओ, सर्किट वर्क करेगा या नहीं करेगा? डैमेज हो जाएगा? तो वर्क करेगा। ठीक है, आपका सर्किट वर्क करेगा। ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, वर्क करेगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक पॉइंट बोला था कि आपका मॉसफेट 3 मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि आपका मॉसफेट रिवर्स बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट डायोड की तरह काम करता है। कुछ याद है पॉइंट? उसका अपन बोलते हैं बॉडी डायोड। मैंने आपको बोला था बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं मॉसफेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मॉसफेट में अपन पढ़ेंगे कि मॉसफेट जो होता है वो रिवर्स बायस में जो शॉर्ट सर्किट डायोड की तरह काम करता है,
और आपको पता है कि स्विच के एंटी पैरेलल में जो डायोड यूज कर रहा हूँ, जब इंडक्टर आपके पास में अपोज कर रहा है तो ये भी तो शॉर्ट सर्किट का ही काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर स्विच के यहाँ पर अगर अपन मॉसफेट यूज करें तो अदर से अलग से उसके यहाँ पर एंटी पैरेलल डायोड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो अलग से अपने को एंटी पैरेलल डायोड यूज नहीं करना पड़ेगा जब मैं मॉसफेट यूज करूंगा। तो पैरेलल इन्वर्टर अभिषेक होता है लेकिन वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, ईएससी में भी नहीं पूछा है। तो पैरेलल इन्वर्टर कभी नहीं पूछेगा। वैसे गेट में तो ओनली क्या है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ही है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ओनली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से ही पूछता है। पैरेलल इन्वर्टर से नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी अगर टाइम मिलेगा लास्ट में अपन पढ़ा देंगे, लास्ट में पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाए कि पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आपको आउटपुट में बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स मिल रहे हैं और हार्मोनिक्स मिल रहे हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए अपन यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर यूज करते हैं। दूसरा, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज देने के लिए भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर यूज करते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर मेनली क्यों यूज करते हैं, तो हार्मोनिक्स के रिड्यूस करने के लिए। हार्मोनिक कौन से वाले, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक, क्योंकि डेंजर कौन से होते हैं, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक डेंजर होते हैं, हायर ऑर्डर हार्मोनिक आपके लिए डेंजर नहीं होते हैं। मैं लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को रिमूव करना पड़ेगा, बट हायर ऑर्डर हार्मोनिक को बाय यूजिंग फिल्टर में रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। हायर ऑर्डर हार्मोनिक को मैं बाय यूजिंग फिल्टर में रिमूव कर सकता हूँ, बट लोअर ऑर्डर को मैं फिल्टर से रिमूव नहीं कर सकता हूँ। तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को रिमूव करने के लिए अपन पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन उसके लिए, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर अपन यूज करते हैं। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को मैं फिर इससे रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए अपन उसको बाय यूजिंग फिल्टर अपन रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हायर ऑर्डर की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, मैग्नीट्यूड बहुत ही लो होता है, मैं इजीली उनको रिमूव कर सकता हूँ। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों यूज करते हैं, तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स के रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो लिखना यहाँ पर पॉइंट, लिखना यहाँ पर पॉइंट लिखना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। यहाँ से गेट में क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही आता है आपका पीडब्ल्यूएम से। तो लिखना, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर इज यूज्ड, द पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर इज यूज्ड, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर इज यूज्ड in order to reduce PWM inverter is used in order to reduce the lower order harmonics, lower order harmonics, lower order harmonics, and we can also obtain, and we can also obtain, we can also obtain variable output voltage. We can also obtain the variable output voltage, variable output voltage by using PWM inverter, by using PWM inverter, by using PWM inverter, by using PWM inverter. चलिए ठीक है, पढ़ते हैं अपन पीडब्ल्यूएम। ये पीडब्ल्यूएम वर्ड आपने कहां सुना है, जल्दी बताओ, ये पीडब्ल्यूएम वर्ड आपने कहां सुना है, पीडब्ल्यूएम वर्ड आपने कहां पर सुना है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हो पीडब्ल्यूएम? सिग्नल सिस्टम में, कम्युनिकेशन के अंदर, सही है। कम्युनिकेशन में आपने मेनली अपन कहां पढ़ते हैं इसको, कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं अपन इसको, कम्युनिकेशन के अंदर। और कम्युनिकेशन में या सिग्नल में आपने पढ़ा होगा कहां पर, तो सिग्नल में अपन जब सैंपलिंग थ्योरम आपने पढ़ा होगा, सिग्नल सिस्टम में जब आपने सैंपलिंग थ्योरम पढ़ा होगा तब वहां पर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है, पीडब्ल्यूएम करने की टेक्निक क्या होती है तो आपको पता है, पावर सिस्टम में पीडब्ल्यूएम सुन लिया आपने, सोनू कहा पावर सिस्टम में कहा सुन लिया यार आपने पीडब्ल्यूएम, ठीक है। अपन कहा
कहां पढ़ते हैं इसको? कम्युनिकेशन में मेनली। कम्युनिकेशन में जब आपको पता होगा या सिग्नल सिस्टम में जब आपने सैंपलिंग थ्योरम पढ़ा होगा, तो पीडब्ल्यूएम टेक्निक के लिए 2 सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। पीडब्ल्यूएम किसी का पल्स विद मॉड्यूलेशन अगर मुझे करना है तो उसके लिए 2 सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है आपका रेफरेंस सिग्नल और दूसरा होता है आपका कैरियर सिग्नल। क्या होता है आपका? पहला होगा आपका रेफरेंस सिग्नल और दूसरा क्या होगा आपका? कैरियर सिग्नल। तो यहां पर मैं भी क्या करूंगा कि मुझे अगर मैं पीडब्ल्यूएम अगर मुझे किसी का पल्स विद मॉड्यूलेशन करना है तो मैं यहाँ पर 2 सिग्नल मान के चलूंगा, एक होगा मेरा रेफरेंस सिग्नल और दूसरा क्या होगा मेरे पास में? कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो समझना मैं यहाँ पर 2 सिग्नल एज्यूम करके चल रहा हूं, एक तो होगा मेरे पास में रेफरेंस और दूसरा होगा कैरियर। तो रेफरेंस सिग्नल में मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा स्क्वायर वेव सिग्नल एज ए रेफरेंस सिग्नल में एज्यूम करके चल रहा हूं। समझ देना, स्क्वायर वेव सिग्नल वो है, मैं रेफरेंस सिग्नल एज्यूम करके चल रहा हूं। तो एज्यूम स्क्वायर वेव सिग्नल, स्क्वायर वेव सिग्नल is a reference signal, is a reference signal and दूसरा triangular signal, triangular signal is a carrier signal, carrier signal। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास में क्या है? रेफरेंस सिग्नल तो क्या मान के चल रहा हूं? स्क्वायर वेव सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल क्या है मेरे पास में? तो ट्रायंगुलर सिग्नल है। तो अपन ये 2 एज्यूम करके चल रहे हैं, एक रेफरेंस सिग्नल है। अच्छा आकांक्षा, मेजरमेंट में भी सुन लिया? पीडब्ल्यूएम में मेजरमेंट में भी कहां सुन लिया? मेजरमेंट में किस टॉपिक में आप पीडब्ल्यूएम करते हो? समझ जाऊं, पीडब्ल्यूएम किसी सिग्नल का करने का प्रोसेस क्या होता है? तो अपन क्या करेंगे, इस रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल को पहले कंपैरेटर में अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे अपन? जो भी रेफरेंस सिग्नल होगा और कैरियर सिग्नल होगा, मैं रेफरेंस सिग्नल का वोल्टेज मैग्नीट्यूड मान के चल रहा हूं वीआर है, कैरियर का मैग्नीट्यूड मान के चल रहा हूं वीसी है। अपन क्या करेंगे, रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल को सबसे पहले क्या करते हैं? कंपैरेटर में देंगे। कंपैरेटर क्या काम करेगा बताओ? उन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने का काम करेगा। कंपैरेटर क्या काम करेगा आपके पास में? उन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, वीआर और वीसी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। और अगर आपके पास में क्या हो जाएगा, इफ वी आर ग्रेटर देन वीसी होगा, जब आपका रेफरेंस का मैग्नीट्यूड कैरियर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तो उस टाइम पर आपका कंपेरेटर आपके गेट सर्किट को क्या बोलेगा? इंफॉर्मेशन देगा। कंपेरेटर क्या काम करेगा? आपके गेट सर्किट को इंफॉर्मेशन देगा। गेट पल्स का जो सर्किट होगा उसको वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके इन्वर्टर सर्किट को गेट पल्स प्रोवाइड कराना है। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपके इन्वर्टर सर्किट में जो डिवाइसेस होगी उनको गेट पल्स मिलेगा। फिर से सुन लेना कि वी आर ग्रेटर देन, अगर आपके पास इफ वी आर ग्रेटर देन वीसी होगा, तो उस केस में आपका जो कंपेरेटर होगा इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि आगे क्या करना है, कंपेरेटर इन्वर्टर को क्या करना है? गेट पल्स प्रोवाइड कराना है। अदरवाइज अगर आपका वी आर लेस देन वीसी होगा तो कोई भी गेट करंट इन्वर्टर को सप्लाई नहीं होगा। तो सुन लेना, वी आर ग्रेटर देन वीसी है तब क्या होगा, ये कंपेरेटर गेट सर्किट को बोलेगा कि गेट सर्किट आपके इन्वर्टर को क्या करे बताओ? गेट पल्स प्रोवाइड कराए। और जैसे ही इन्वर्टर को गेट पल्स मिलेगी, मैं यहां पर ये इन्वर्टर मान के चल रहा हूं सिंगल फेज फुल ब्रिज। क्या मान के चल रहा हूं मैं? सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये जो इन्वर्टर है वो कौन सा है? सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। तो सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के डिवाइसेस को जब गेट पल्स मिलेगा तब वो डिवाइसेस मेरी क्या हो जाएगी? यहां पर ऑन हो जाएगी। ठीक है, समझ लेना। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर जो होगा उसमें क्या होगा, कंपेरेट अपन क्या करेंगे, रेफरेंस और कैरियर सिग्नल को कंपेरेटर में देंगे। कंपेरेटर क्या करेगा? दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा और जिस इंस्टेंट पर रेफरेंस का मैग्नीट्यूड कैरियर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो उस टाइम पर वो क्या करेगा? आपके गेट सर्किट को इन्फॉर्मेशन देगा कि इन्वर्टर को गेट पल्स प्रोवाइड कराओ। और इन्फो जैसे ही इन्वर्टर को गेट पल्स मिलेगी, सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आपके पास आउटपुट में वोल्टेज आएगा। तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको वेवफॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने रेफरेंस सिग्नल कौन सा माना हुआ है? तो मैं रेफरेंस सिग्नल एज्यूम करके चल रहा हूं क्या है? तो रेफरेंस सिग्नल है मेरे पास में स्क्वायर वेव सिग्नल।
तो ये मेरा क्या है, अपना रेफरेंस सिग्नल है। तो ये रेफरेंस सिग्नल है। नेक्स्ट, और यहां पर क्या होगा, कैरियर सिग्नल क्या मान के चल रहा हूं मैं, तो कैरियर सिग्नल क्या है, तो ट्रायंगुलर सिग्नल है। तो अपन यहां पर ट्रायंगुलर सिग्नल को अपन कैरियर सिग्नल एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये मेरे पास में क्या होगा, कैरियर सिग्नल है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ट्रायंगुलर सिग्नल, ये मेरे पास में क्या बताओ, कैरियर सिग्नल है। ये कैरियर सिग्नल है, और ये मेरे पास में क्या है, रेफरेंस सिग्नल है। मैं बोल रहा हूं कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी ए, और रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आर है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी एफ आर है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी है। और ये मेरे पास में क्या होगा, इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट पल्स लेके चल रहे हैं। अब समझना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से लेकर यहां तक इतने टाइम पीरियड में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर मैं चेक करूं कहां से कहां तक में, तो जीरो से लेकर इस पॉइंट तक, जीरो से लेकर यहां तक में, बताओ क्या होगा। ये जो मैं वेवफॉर्म बना रहा हूं किसमें बना रहा हूं मैं, ओमेगा टी में। आप टाइम टी भी लिख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी इक्वल टू, मैं इसको 2 पाई मान के चल रहा हूं, ये पॉइंट क्या होगा, पाई होगा। और इसका ये सेंटर पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। ओमेगा अगर टाइम में लिखोगे तो ये टी होगा, ये टी बाई 2 होगा, ये टी बाई 4 होगा। इस तरीके से अपन टाइम में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा टी में लिख रहा हूं अभी, आपकी मर्जी, आप टाइम में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब समझना, इनिशियली यहां पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आपका कैरियर का मैग्नीट्यूड रेफरेंस से ज्यादा है। और मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास में कैरियर का मैग्नीट्यूड अगर रेफरेंस से ज्यादा होगा तो ये कंपैरेटर का क्या होगा, कंपैरेटर आपके गेट सिग्नल को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और वहां से कोई भी क्या होगा आपके पास में गेट पल्स प्रोवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, आउटपुट में कितना आएगा, फिर तो इस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि आपके सर्किट को गेट पल्स नहीं मिलेगी, आपके सर्किट को गेट पल्स नहीं मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, अब बताओ यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रेफरेंस का मैग्नीट्यूड कैरियर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पर आपका जो गेट सर्किट है फुल ब्रिज इन्वर्टर को गेट पल्स देगा, और फुल ब्रिज इन्वर्टर को गेट पल्स देगा। तो बताओ सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, वीएस। आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, तो यहाँ पर वीएस आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं अगर चेक करूं फिर से, तो यहां पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, कैरियर का मैग्नीट्यूड रेफरेंस से ज्यादा है, आउटपुट में वोल्टेज क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, मैं मैग्नीट्यूड की वाइज बात कर रहा हूं। अगर मैं यह मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो कैरियर का मैग्नीट्यूड रेफरेंस से ज्यादा है यहाँ पर भी। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कि अभी भी वोल्टेज 0 आएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, तो रेफरेंस का मैग्नीट्यूड कैरियर से ज्यादा हो गया, तो फिर से मेरा आउटपुट में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बताओ, माइनस वीएस आएगा। अच्छा, यहां पर कौन कौन सी डिवाइसेस को गेट पल्स मिलेगा यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर S1 S2 को ऑन करेंगे अपन, लेकिन यहां पर किस कौन सी डिवाइस को गेट पल्स मिलेगा, S3 S4 को गेट पल्स मिलेगा, और वो ऑन होगी। तो यहाँ पर वी आउटपुट में क्या आएगा, माइनस वीएस। और फिर से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो रेफरेंस का, कैरियर से, तो मैं सॉरी कैरियर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, रेफरेंस से आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह की आपके पास में आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म आएगी जब मैं क्या करूंगा, पीडब्ल्यूएम करूंगा उस सिग्नल का। तो यहां से क्या आएगा, अगर अपन चेक करें, ये पॉइंट क्या होगा, पाई, ये पॉइंट क्या होगा, 2 पाई, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, पाई बाई 2, ये सेंटर पॉइंट क्या होगा, 3 पाई बाई 2। इस तरह की आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म आएगी। और ये मेरे पास में क्या है, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आउटपुट आ रहा है उसके लिए अपन नोटेशन यूज करते हैं 2D, और 2D को अपन क्या बोलते हैं, पल्स विड्थ, पल्स विड्थ। और ये जो अपन इसका पीडब्ल्यूएम करते हैं वो कहां करते हैं, सेंटर में करते हैं, ठीक है। इसका पीडब्ल्यूएम अपन क्या करेंगे, दोनों साइड से सेम रहता है, सेम टाइप के अपन पल्स लेके चलते हैं सिमेट्रिकली। तो इस सेंटर के अंदर हाफ साइकिल के हर सेंटर में अपन क्या करेंगे, इसका पीडब्ल्यूएम करेंगे। तो देखो, ये मेरी एक पल्स विड्थ है। अब अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे पास में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, ये मेरे पास में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, क्या प्योर एसी है क्या, जल्दी से बताओ, क्या ये आपका आउटपुट वोल्टेज प्योर एसी है क्या, क्या ये आपका आउटपुट वोल्टेज प्योर एसी है क्या, प्योर एसी नहीं है। इसका मतलब जब मैंने इसका सिंगल पल्स, ये अपन जो कर रहे हैं कौन सा है, सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन, मतलब एक सिंगल पल्स से मैं मॉड्यूलेशन कर रहा हूं। कल मैं कराऊंगा मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन की, मल्टीपल नंबर ऑफ पल्स से मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे।
तो ये आपका सिंगल पल्स से मॉड्यूलेशन है, तो सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, तो समझना सिंगल पल्स से जब मैं मॉड्यूलेशन कर रहा हूं तो क्या होगा, इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है, लेकिन ये भी प्योर एससी नहीं है। प्योर एससी नहीं, इसमें क्या है हार्मोनिक से, तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा बताओ, हार्मोनिक एनालिसिस करना पड़ेगा, हार्मोनिक एनालिसिस। तो समझना देखो, अगर आपको एग्जाम में ये बोल दिया जाए, ये जो वेवफॉर्म आ रही है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोल दिया जाए कि बताओ आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो वीओआर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे। इसका आरएमएस, पहले इसका आरएमएस निकाल देता हूं। तो मैंने क्या बोला, आरएमएस के लिए आप मॉडुलस लेना, जैसे ही आप मॉडुलस दोगे तो आपकी फॉर्म पाई टाइम में रिपीट होने लग जाएगी। तो पाई में रिपीटेशन होगा तो बताओ आउटपुट कितने के लिए आ रहा है, ओनली 2D के लिए आउटपुट आ रहा है, 2D विड्थ के लिए आउटपुट आ रहा है, कितने में से, पाई में से। तो आरएमएस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, 2D के लिए आउटपुट आ रहा है कितने में से, पाई में से, और उसका रूट इनटू क्या कर दोगे, तो डीसी क्या है, वीएस। तो ये आपका आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होगा। और मैंने क्या बोला था कि बाय यूजिंग पीडब्ल्यूएम टेक्निक अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज भी ले सकते हैं। कैसे, तो इस पल्स विड्थ को मैं चेंज कर दूं, इस पल्स विड्थ को अगर मैं चेंज करूंगा तो आप मुझे बताओ, ये अगर वेरी हुई तो आउटपुट वोल्टेज आपको वेरिएबल मिल जाएगा। वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज अपन पीडब्ल्यूएम में ही ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर जो अपन ने पढ़ा था पहले, उसमें वेरिएबल आउटपुट नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि मुझे अगर ये नहीं आएगा तो आपको पता है वी आर इक्वल टू वी एस आता है, और अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल लेना है तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने का मतलब तो क्या हुआ, डीसी तो रहा ही नहीं फिर सप्लाई तो आपका, यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे क्या करना है, वेरिएबल आउटपुट लेना है तो मैं पीडब्ल्यूएम से इजीली ले सकता हूं, अदरवाइज पीडब्ल्यूएम यूज नहीं करूंगा तो मुझे सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके फिर आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आएगा। बट अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेवफॉर्म मेरे पास में क्या है, प्योर एसी नहीं है, और प्योर एसी नहीं तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा बताओ, हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म का मुझे हार्मोनिक एनालिसिस करना है, वो प्योर नहीं है। तो देखो, इसका हार्मोनिक एनालिसिस करना है तो पहले जल्दी से बताओ, ये वेवफॉर्म हाफ वेव सिमेट्रिक है या नहीं है, जल्दी से बताओ, ये वेवफॉर्म हाफ वेव सिमेट्रिक है या नहीं है, हाफ वेव सिमेट्रिक है या नहीं है, हाफ वेव सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने बोला था कि इसको हाफ टाइम से आप शिफ्ट करना, रिवर्स कर देना। अगर आप इसको हाफ टाइम से शिफ्ट करके अगर रिवर्स करोगे तो फॉर्म क्या है, हाफ वेव सिमेट्रिक है। और मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी सिग्नल अगर आपका हाफ वेव सिमेट्रिक होगा तो उसके अंदर कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होंगे, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। मैं बोलूंगा यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स तो नहीं प्रेजेंट है। अब समझना, अगर मैं इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस करूं तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था टू पल्स कन्वर्टर में, इसके लिए पहले क्या निकालोगे, 2 पाई टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करके इसका एन निकालोगे, बी एन निकालोगे, आर निकालोगे, थीटा एन निकालोगे, फिर मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला बताया था उसमें पुट कर देना। अब एन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो देखो ये पूरी विड्थ कितनी है 2D, तो हाफ विड्थ कितनी होगी डी, और ये पॉइंट कितना है पाई, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 में से डी माइनस कर दूं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाय 2 माइनस डी होगा, और ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाय 2 प्लस डी। ये विड्थ कितनी है डी, तो पाई बाय 2 माइनस डी से लेकर पाई बाय 2 प्लस डी में वीएस को इंटीग्रेट करना, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो 3 पाई बाय 2 माइनस डी से लेकर 3 पाई बाय 2 प्लस डी में आप इंटीग्रेट करना, माइनस वीएस को आप ए एन बी एन निकालना, सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं प्रोसेस से आप किस तरीके से निकालोगे। तो यहां से क्या होगा, जब अपन फोरियर सीरीज एनालिसिस करेंगे तो पहले क्या फॉर्मूला आ रहा था बताओ, 4vs डिवाइड बाई एन पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी, 4vs डिवाइड बाय एन पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी। ये विदाउट पीडब्ल्यूएम में आया था, सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, ये विदाउट पीडब्ल्यूएम में आया था। लेकिन विद पीडब्ल्यूएम में क्या आएगा, तो 4vs डिवाइड बाय एन पाई तो सेम रहेगा, इंटू यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगी साइन एन पाई बाय 2, इंटू यहाँ पर एक और टर्म आएगी साइन एन डी। तो ये आपका फॉर्मूला होगा विदाउट विद पीडब्ल्यूएम के अंदर फोरियर सीरीज का। तो आप सोल्व करना, ए एन बी एन निकाल के ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो ये लास्ट आपका फोरियर एनालिसिस किया अपन ने, 4vs डिवाइड बाय एन पाई साइन एन पाई बाय 2 साइन एन टी साइन एन ओमेगा टी। अगर मुझे बोल दिया जाए बताओ इसका आरएमएस मैग्नीट्यूड विद nth हार्मोनिक क्या होगी, आरएमएस वैल्यू विद nth हार्मोनिक क्या होगी, nth हार्मोनिक्स क्या होगी, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो मेरे पास में क्या हुआ, मैक्सिमम
साइन के आगे जो वैल्यू है Vm है डिवाइड बाय √2, अगर मैं डिवाइड बाय √2 करूंगा तो यहां से वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2√2 डिवाइड बाय n पाई इंटू Vs इंटू साइन n पाई बाय 2 इंटू साइन nd। और अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं तो VO1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2 डिवाइड बाय पाई इंटू Vs साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1 इंटू क्या होगा साइन d। तो ये आपका फॉर्मूला होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसका नाम क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। 2-3 क्वेश्चन तो गेट में यही आ रखे हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना, यहां डी आता है क्वेश्चन में, आपको पल्स विड्थ दे रखा होगा, पल्स विड्थ का मतलब मैंने बोला था 2D है, बट यहाँ D की वैल्यू पुट करनी है, तो न्यूमेरिकल करते ध्यान रखना यहाँ D आएगा, जबकि पल्स विड्थ क्वेश्चन में दिया होगा वो 2D दिया होगा, तो उसको हाफ करके फिर यहाँ वैल्यू पुट करना। तो अगर आपके पास VO1 यहाँ से आ गया, VOR यहां से आ जाएगा, तो फिर तो मैं क्या निकाल सकता हूं बताओ, G VO1 डिवाइडेड बाई VOR से, और G अगर आ गया तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूं, THD, वो क्या होगा 1/G² - 1 इन रूट और इंटू 100। इसका मतलब यहां से अगर आपको G और THD पूछ दिया जाए तो आप यहां से क्या करना, इनका डिवाइड कर लेना, यहां से आपके पास में टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा, इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस होगा पूरा। लेकिन मैंने क्या बोला कि पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में क्यों पढ़ रहा हूं, तो हार्मोनिक के रिडक्शन के लिए। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन, हार्मोनिक के रिडक्शन के लिए। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ हार्मोनिक को रिड्यूस करने की यहाँ कंडीशन क्या होगी, तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, कंडीशन टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। अगर मुझे nth हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो समझना, ये मेरे पास में फॉर्मूला आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये nth हार्मोनिक की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाए, सारे हार्मोनिक की 0 हो जाए। तो nth हार्मोनिक 0 कब हो सकता है, जब nd की वैल्यू पाई हो जाए। अगर nd की वैल्यू पाई हो गई तो बताओ साइन पाई कितना होगा 0, या nd की वैल्यू कितना हो जाए 2 पाई हो जाए, साइन 2 पाई भी कितना होता है 0, nd की वैल्यू 3 पाई हो जाए, nd की वैल्यू 4 पाई हो जाए, एंड सो ऑन। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, nd इक्वल टू कितना हो जाए, nd इक्वल टू कितना हो जाए। तो जब मैं क्लास में बोलता हूं, कैसे बोलता हूं, तो सभी बोलते हैं कि nd इक्वल टू कितना हो जाए, n पाई हो जाए। ऐसा काम मत कर देना, ठीक है, nd इक्वल टू n पाई कर दोगे तो n से n कैंसिल करके आप d बोल दोगे कि 2 पाई हो जाए, और d पाई हो जाए तो बता 2d इक्वल टू कितना हो जाए 2 पाई। ऐसा पॉसिबल है क्या, आपको पता है कि आपके पास में वेवफॉर्म से अगर आप देखोगे तो पल्स विड्थ तो क्या है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, पाई तक, मैक्सिमम पाई तक चली गई तो उसके बाद में तो मेरा पीडब्ल्यूएम वो रहा जो नॉर्मल इन्वर्टर डिजाइन हो गया, यानी 2D तो मैक्सिमम में कितना हो सकता है पाई। तो nd इक्वल टू ऐसे n पाई नहीं लिखना है, क्लास में जब मैं पूछता हूँ सब सभी बोलते हैं कि n पाई नहीं होगा यहाँ पर, बस आप ये लिखो इस चीज को कि nd इक्वल टू क्या हो जाए, nd इक्वल टू कितना हो जाए, आप ये लिखो पाई हो जाए, या फिर 2 पाई हो जाए, या फिर 3 पाई हो जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से बताओ d की वैल्यू कितनी हो जाए फिर आपके पास में, पाई बाई n हो जाए, या फिर 2 पाई बाई n हो जाए, या फिर 3 पाई बाई n, एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाए। और मैंने बोला था पल्स विड्थ का मतलब क्या होता है 2D, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 पाई बाई n हो जाए, 4 पाई बाई n हो, या फिर 6 पाई बाई n हो, एंड सो ऑन। तो ये आपका पल्स विड्थ अगर मैं यूज करता हूं इस फॉर्मेट की, बट यहाँ 2D क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू पाई हो सकता है। ठीक है, 2D लेस देन और इक्वल टू पाई हो सकता है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो पल्स विड्थ मुझे इस तरीके से लेनी पड़ेगी, जैसे आपको बोल दिया जाए कि बताओ थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो क्या कंडीशन होगी, आपको बोल दिया जाए कि कंडीशन टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक क्या होगी, कंडीशन टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक क्या होगी, थर्ड हार्मोनिक। तो आप मुझे बताओ थर्ड हार्मोनिक के लिए n इक्वल टू कितना होगा 3, तो n इक्वल टू 3 होगा तो पल्स विड्थ इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, एंड सो ऑन। इस तरीके से पल्स विड्थ होगी, लेकिन 4 पाई बाई 3 मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये पाई से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 पाई बाई 3 पाई से कम है, तो अगर इसका मतलब ये होगा कि मैं 2D इज इक्वल टू
अगर मैं 120 डिग्री की पल्स विड्थ में यूज करूं तो मेरा कौन सा हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा? थर्ड। और आपको पता है सबसे डेंजर हार्मोनिक कौन सा होता है आपका? थर्ड हार्मोनिक। सबसे डेंजर कौन सा होता है? थर्ड हार्मोनिक। तो वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। नेक्स्ट, अगर मुझे बोल दिया जाए कि कंडीशन टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगी बताओ? फिफ्थ हार्मोनिक के लिए क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ n इक्वल टू कितना पुट करोगे? 5। n 5 रहा तो बता 2d इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई बाई 5। नेक्स्ट क्या होगा? 4 पाई बाई 5। नेक्स्ट होगा 6 पाई बाई 5 एंड सो ऑन। 6 पाई बाई 5 मेरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पाई से ज्यादा है। 4 पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 5 दोनों आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब मैं 2d यहाँ पर 72 डिग्री या फिर 144 डिग्री की अगर मैं पल्स विड्थ यूज करूं तो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे बोल दिया जाए कभी एग्जाम के अंदर कि पीडब्ल्यूएम में मुझे क्या करना है, थर्ड हार्मोनिक क्या करना है, एलिमिनेट करना है, या फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसी पल्स विड्थ अपन यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं फिफ्थ थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक को। और आपको पता है मैंने क्या बोला था सबसे डेंजर हार्मोनिक कौन से होते हैं? लोअर ऑर्डर। तो मैं लोअर ऑर्डर को वैसे ही रिमूव कर पा रहा हूँ। और सेकंड और फोर्थ तो यहाँ पर इवन हार्मोनिक तो वैसे भी प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वेवफॉर्म क्या है? हाफ वेव सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर एन ओनली क्या होगा? सिर्फ ओड होगा। एन क्या होंगे? ओड होंगे। एन इवन नहीं हो सकता है यहाँ पर क्योंकि वेवफॉर्म क्या है? हाफ वेव सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट? इसके अंदर किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर का। ऋषि अभी तो बताया था मैंने कि आपका जो 2D है वो पाई से ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 पाई बाई 3 की वैल्यू पाई से ज्यादा है तो कैसे आंसर होगा? कंप्लीट। तो चलिए इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने काफी है। कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके फिर मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन और एक साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन दोनों पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कल आपका इन्वर्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों से अपन चॉपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपन कल सेम टाइम पर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।